far as back home experiences are concerned या fake experiences या payrolls are concerned, IRCC is very strict. लोगों को PFLs आ रहे हैं, लोगों के in fact IRCC is even refusing applications by saying that we are not convinced that this company needs this position. मतलब वो अपनी मनमर्जी भी कर रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि इस कंपनी को इस पोजीशन की जरूरत थी, क्यों तुम्हें हायर किया हुआ था. वी आर नॉट कन्विंस्ड दैट यू वर डूइंग दीज ड्यूटीज. इनफैक्ट वर्क परमिट पे तो पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए. लोग बोलते हैं 6 months के कम वाले कोर्स पे आप पढ़ाई कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो. देयर इज अ केस लॉ. IRCC जज ने एक एप्लीकेंट को रिफ्यूज़ किया क्योंकि उसने स्टडी टू वर्क परमिट पे उसने 6 महीने से कम की पढ़ाई करी. IRCC ने उनका वर्क परमिट कैंसिल कर दिया. एक्चुअली ऐसा है ना कि अभी IRCC चाहती है कि टेम्पररी रेजिडेंट्स इस कंट्री से जाएं. तो लेट्स सपोज अगर कोई वर्क परमिट पे PSW स्टार्ट करेगा तो वो गलत है. बिल्कुल. मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ मत पढ़ो, डोंट स्टडी, यू कांट स्टडी. So फिर भी लोग ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं? बिकॉज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होती है. हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस चलते हैं, उनसे कमीशन मिलती है. And they are playing with the future. Because they don't care. Exactly. उनको क्या फर्क पड़ता है कि इसका फ्यूचर क्या, उनकी प्रॉब्लम है सानू की. सो नेक्स्ट ईयर मई तक जिन बच्चों के अगले 1 साल में वर्क परमिट एक्सपायर होने हैं या जिनके 6 महीने में होने, कंसिडरिंग बोथ जिन्होंने हाई स्कूल किया है एंड जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो आप क्या बेस्ट रिकमेंड करोगे? You can still get a job as a PSW without any education. People don't understand that. उन सबको ब्रैम्पटन में ही काम करना है, उन सबको यहीं काम करना है. So can IRCC फ्लैग दैट एप्लीकेशन दैट आपने 3 साल फूड में वर्क किया, आप इमीडिएटली कैसे PSW में जंप कर गए? दैट्स वेल्डर के लिए आजकल मैंने नोटिस किया है PNP OINP फ्लैग कर रही है एप्लीकेशंस को. क्योंकि OINP को पता है कि बहुत सारे लोग नॉमिनेशन पेरोल्स रन कर रहे थे. अगर वो भी रिफ्यूज हो जाए तो यू आर नॉट अलाउड टू रिस्टोर योर स्टेटस अगेन. But you have to leave the country. In that 90-day period, can CBSA enforce the removal? Yes, they can. IRCC की लेटर पे लिखा है कि आपको कंट्री छोड़ के you can restore your status, but the law says you cannot. Then you cannot. So अगर कोई कैंडिडेट क्लोज वर्क परमिट लेकर इंडिया से आया, एम्प्लॉयर से LMI वाला केस, तो क्या वो कनाडा में आकर वो जॉब छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता? So yes, छोड़ सकता है. You are not meant to be in a position of abuse or whatever. Okay, let's suppose किसी की refusal आई, उसे PFL नहीं आया, so what the next step? So either you send your अगर आप बहुत confident हो कि आपकी application बहुत strong थी and गलत refusal है, आप reconsideration कर सकते हो. जब application submit हुई तो IRCC ने हमें एक PFL भेजी कि उसने अपनी LinkedIn profile को में उसकी कोई Amazon की experience थी. जब मैंने PFL आई तो मुझे सबसे पहले, जब मुझे PFL आती है ना, सबसे पहले मेरा रिएक्शन होता है was it our fault? So that's a fact कि हर एक स्टूडेंट को जिनकी PR की एप्लीकेशन चल रही है या वो लगाने वाले अपने सोशल मीडिया, LinkedIn प्रोफाइल सब कुछ अपडेट रखें, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स आर एक्चुअली ट्रैकिंग डाउन द एप्लीकेशंस. Absolutely, they're checking everything. If you change your knock code from your profile, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में पहले अलग knock code यूज करते हो, बाद में चेंज कर देते हो सबमिट करने के टाइम पे, give an explanation. Why are you changing it? Explain it to the officer. हर एक स्टूडेंट को जिनकी PR की एप्लीकेशन चल रही है या वो लगाने वाले अपने सोशल मीडिया, LinkedIn प्रोफाइल सब कुछ अपडेट रखें, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स आर एक्चुअली ट्रैकिंग डाउन द एप्लीकेशंस. Absolutely, they're checking everything. If you change your knock code from your profile, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में पहले अलग knock code यूज करते हो, बाद में चेंज कर देते हो सबमिट करने के टाइम पे, give an explanation. Why are you changing it? Explain it to the officer. Okay, welcome to the show, ma'am. Thank you so much for having me on your show, Tejbir. It's an absolute honor to be here. And I mean it from my heart. थैंक यू वेरी मच. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू लेने वाले, मैं आपका नहीं लेने वाला. हाँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसा लग सकता है लोगों को, बट नो मैं आपके क्वेश्चंस आंसर करूँगी. सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें. आई डोंट नो अबाउट मच यू एंड योर पर्सनैलिटीज. Absolutely. My name is Shafali Kapoor. जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं. I am an entrepreneur. If I say precisely, I am an immigration consultant, a regulated Canadian immigration consultant. I have my own immigration firm. The name is T. Immigration. And apart from that, I am a human being. Okay, thank you very much. So for today's episode, I have Shafali Kapoor. And this episode is going to be very much special because आज के स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि अगर आपका वर्क परमिट अगले 1 साल में 6 महीने में एक्सपायर हो रहा है, and if you don't know how to secure your PR, we will talk about that. And also if you don't know how to calculate your hours, express में फाइल कैसे लॉन्च करनी है, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है, and how to choose a right consultant. Not even this, we will talk about the spousals as well. And for all this, I have Shafali Kapoor from T. Immigration, and she's just not an immigration consultant. I guess she is also a former MPP candidate for Niagara 2025. And not only this, she has many more shades, and one of that is being philanthropic. And I believe she's working closely
for the betterment of humanity as well. Absolutely. Much. Thank you, Tejbir. Thank you again. I think मैं इसको एक ऐसी opportunity समझूंगी जहाँ पे I can actually come out and talk to people about mindset, about how हमारी life में जो कुछ भी होता है ना वो predestined है, but उसको हम कैसे accept करते हैं, that's what makes our life beautiful and worth living. ओके, दैट्स अमेजिंग। मैंने ना आपका रिसेंटली जब मैं फाइल स्क्रॉल कर रहा था ना, सो माय फर्स्ट विजन, जैसे आपने मुझे पूछा कि मैंने आपको कैसे चूज़ किया, तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ गेस्ट। तो इमिग्रेशन में वी ओनली मेड वन डिसीजन, नॉट बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ एन कंसल्टेंट, द रीज़न बीइंग बिकॉज यू आर मोर देन अ पर्सन। बिकॉज व्हेन आई सॉ योर प्रोफाइल, जब आपने लिखा कि यू आर फॉलोइंग अ स्पिरिचुअल पाथ, आप माइंडसेट कोच भी हो, एंड देन यू आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सो आई फेल्ट लाइक कि आप सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर रहे हो, you can see the emotion behind a student journey also. So that was a reason which made me decide to go with you. Usually people are only endorsing their business कि हाँ, I'm a consultant, come to me, I will save your future. But at the same time मैंने कोई और ऐसा इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं देखा है जो ये भी बोल रहा है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी को भी इतना फॉलो कर रहा हूँ और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने में भी उतना ही वर्क कर रहा हूँ। आपने रिसेंटली एक रील पोस्ट की थी जिसमें आप कैटरपिलर के बारे में बोल रहे थे। आपकी मोस्ट रीसेंट पोस्ट है, आपकी वॉइस वेरिएशन एंड मॉड्यूलेशन एंड आप जिस वे से आपने उसे डिफ़ाइन किया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड आई वाज लाइक कि कैटरपिलर इतना सुंदर हो सकता था, मुझे नहीं पता था। बट जैसे आपने बताया ना, आपने सच में उसे बहुत ज़्यादा ही सुंदर वे में डिफ़ाइन किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे आपकी सबसे ज़्यादा इम्प्रेस की थी। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सो वेरी मच। आपने वो बहुत एक सिंपल सा वीडियो था, बट आपने उसको इतनी स्पेशल वे में डिस्क्राइब किया है, दैट मेक्स मी रियली हैप्पी। एंड यू नो, जिस तक वो बात पहुंचनी होती है ना उस तक पहुंच जाती है। एंड इवन इफ आई कैन चेंज द लाइफ ऑफ वन पर्सन थ्रू माई वीडियो, दैट्स इनफ। दैट्स माई पर्पज ऑफ बीइंग ऑन सोशल मीडिया. I never thought like that before. I'm going Okay. to clearly give that disclaimer, but things have really changed in my life over the past few years. दैट्स अमेजिंग। एंड वन थिंग मोर, जो आपने रिसेंट एक चेंज किया अपनी, मैं अभी सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में समझ आता हूँ, देन विल कम टू मेन टॉपिक। Sure. तो मेरा तो मन ही नहीं कि इमिग्रेशन की बात करें। ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है जो लोग बहुत सॉर्टेड होते हैं या रिफाइंड पर्सनैलिटीज़ होती है ना, जिन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, तो उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। सो व्हाट मेड यू स्टार्ट दिस T.immigration? Initially, like I said, पहले तो मुझे कभी इन सब चीज़ों की कोई रियलाइजेशन नहीं थी। पहले तो it was just for you know, to bring food to the table, या for financial stability. Yep. I've seen phases in my life where I didn't even know if I'll have enough money to pay my rent or mortgage. ओके And घर चलाना था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी खाना Okay. खिलाना था। पहले तो T.immigration वहाँ से शुरू हुआ, ओके बट जब मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, आई रियलाइज दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी हियर, इट्स अबाउट पीपल्स फ्यूचर। मैं हाउ एम आई गोना गो होम एंड स्लीप अगर इन लोग का काम नहीं बना? आई नीड टू स्लीप गिल्ट फ्री एवरी नाइट. If you are not sleeping guilt free, and only you can answer that for yourself, nobody else can do it for you. आप जैसा सोच रहे हो ना कि आपका ये माइंड सेट है कि ये एनालाइज करना कि मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि मुझे जो रात को बॉदर करे। अगर ऐसा सारे जो LMI का काम कर रहे हैं ना, वो आर आस्किंग लाइक 30, 50, 60, एंड वो सब इंडियंस ही हैं, मोस्टली एशियंस हैं, तो ये तो काफ़ी हद तक मसला सॉर्ट हो जाएगा। एज अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे वो काम करना ही नहीं है जो मुझे रात को मेरी नींद बॉदर करे, एंड अगेन यू आर सीइंग इट इन अ लॉन्ग टर्म कि ये घूम फिर कर आपको आएगा। कर्मा. What goes around, what comes around. एब्सोल्युटली कर्मा. क्योंकि हमेशा यही सीखा है कि गलत काम नहीं करना। पापा जी। ने, मम्मी ने हमेशा यही सिखाया है कि इज्जत की रोटी खानी है, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे जी। कल को तुम्हारे दरवाजे पे पुलिस आके खड़ी हो। मेरे पापा ट्रैवल बिजनेस करते थे, अभी भी करते हैं 40 साल से। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में सिर्फ यही सिखाया है कि काम नाम के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। पैसा बाय प्रोडक्ट है, खुद That's झक मार 100% के correct. आएगा। That's 100% correct. और मुझे एक बार एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट, नए कंसल्टेंट का कॉल आया, मुझे कहते कि आप कितना चार्ज करते हैं LMI के लिए? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? बोला नहीं, अंडर द टेबल। मैंने बोला वो तो मैं नहीं करती। हाँ। तो वो बोली आपका बिजनेस कैसे चलता है फिर? तो मैंने बोला जिस दिन आप ना बोलना शुरू करोगे, जिस दिन आप डिसाइड करोगे जी। कि आपको अपना बिजनेस मॉडल क्या बनाना है, आपका बिजनेस Exactly. उसी रास्ते पे चल पड़ेगा। इट्स व्हाट एनर्जी यू गिव इज व्हाट यू गेट बैक। So, इसका कोर प्रिंसिपल क्या फॉलो करते हो? यही जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि मुझे कुछ भी ऐसा डिसऑनेस्ट वे नहीं करना है। Absolutely. I need to go home and I need to have a guilt-free sleep.
I need to be able to look into my children's eyes and say that I'm whatever I bring to you is किसी और का पेट काट के नहीं लाई. सो नाउ आई फील कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपको बुलाकर. आई टोल्ड यू, मैंने आपके सारे रील्स देखे ना, सारा प्रोफाइल स्क्रॉल किया, सारे रील्स देखे, आपके टी डॉट वाले भी, देन आपके पर्सनल अकाउंट के भी. सो आई फेल्ट अ सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी कि आई शुड गो विद दिस पर्सन. दैट्स वाई आई सेंट यू इन्विटेशन इन दिस बिगनिंग ऑफ मे, so that I will have another 3 weeks to analyze the profile and to get to know the person. And again, like 2 days ago when I read it, the spiritual thing, I said, okay, that's a final. No double thought. Without a shadow of doubt, I'm going to talk with this person. Okay, so let's start the immigration thing. Sure. Very first thing, very first topic, very sizzling topic. And क्या है आपके व्यू जो सबसे पहला CC का ड्रॉ है 547 का? Yes. 547 का ड्रॉ इसलिए हाई था बिकॉज 500 इन्विटेशन ही सिर्फ भेजे थे, राइट. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट IRCC ने लास्ट ईयर उनका जो टारगेट था वो 495,000 मतलब PR लैंडिंग्स का था, और इस साल उन्होंने उस टारगेट को 1 लाख नंबर से गिरा के 395 पे ले आए हैं. तो अब बहुत सारे लोगों को लास्ट ईयर के टारगेट्स के हिसाब से इन्विटेशंस चले गए थे. अब IRCC को इस साल ये कंसिडरेशन रखनी है कि जो लोगों को ऑलरेडी लास्ट ईयर इन्विटेशंस गए या जिन लोगों की लास्ट ईयर एप्लीकेशंस ऑलरेडी सबमिटेड थी, जिनके अभी तक डिसीजंस नहीं आए, वो सबको इस साल डिसीजंस मिलने हैं. ओके. तो वो PR के नंबर्स में काउंट होंगे इस साल. ऑन टॉप ऑफ दैट कई लोगों को लास्ट ईयर आउटसाइड कनाडा COPRs इशू हुई थी जो अभी तक लैंड नहीं हुए क्योंकि उनको टाइम मिला था. वो शायद इस साल लैंड हो सकते हैं. Okay. अगर वो लोग लैंड हो जाते हैं तो वो भी PR नंबर्स में आएंगे. Exactly. तो उनको जो नए इन्विटेशंस हैं और जो नए COPRs इशू करने हैं वो बहुत कंट्रोल्ड वे में करने हैं, सो दैट दे डोंट गो ओवर द लिमिट ऑफ 395 फॉर दिस ईयर. एंड दैट्स वाई जो हम ड्रॉज देख रहे हैं वो बहुत लोअर नंबर्स में देख रहे हैं. और उनको फ्रैंकोफोन पे भी ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि फ्रैंकोफोन पॉपुलेशन कनाडा में बढ़ानी है, अप टू 7% करनी. सो उनको फ्रैंकोफोन पे अब वो भी तो काउंट होंगे ना PR. सो इसलिए वो जो रेगुलर CEC ड्रॉज हैं उनको कम प्रायोरिटी दे रहे हैं कंपैरेटिवली, इसलिए स्मॉलर ड्रॉज हो रहे हैं. Okay, so comparatively last year, जब जनवरी में पहला ड्रॉ था, it was also close to 545 something, right? Correct. So what was the reason for that? बट तब तो LMI के पॉइंट्स थे, Okay, राइट. yeah. तब LMI के पॉइंट्स थे Okay. और लोग बैक होम एक्सपीरियंसेस डाल रहे थे. Okay. और उन सब और IRCC बहुत लीनियंट थी. एंड Yes. मे बी दिस कुड स्टर अ लिटिल बिट ऑफ अ कंट्रोवर्सी, आप एडिट कर देना अगर करना होगा. बट बहुत सारे लोगों ने बैक होम एक्सपीरियंसेस भी फेक करे हैं, उसके कारण स्कोर्स बहुत ऊपर थे, राइट. बट अभी क्या है, 50 पॉइंट्स चले गए. इट्स अ फेयर प्लेइंग फील्ड. अभी सब मेरिट के बेसिस पे. आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जुगाड़ करके अपने पॉइंट्स बढ़ा सकता है. उसको Okay. एक्चुअल में एफर्ट करके बढ़ाना पड़ेगा. एंड एज फार एज बैक होम एक्सपीरियंसेस आर कंसर्न या फेक एक्सपीरियंसेस या पेरोल्स आर कंसर्न, IRCC इज वेरी स्ट्रिक्ट. लोगों को PFLs आ रहे हैं, लोगों के इनफैक्ट IRCC is even refusing applications by saying that we are not convinced that this company needs this position. मतलब वो अपनी Okay. मनमर्जी भी कर रहे हैं कि Okay. हमें नहीं लगता कि इस कंपनी को इस पोजीशन की जरूरत थी, क्यों तुम्हें हायर किया हुआ था. We are not convinced that you were doing these duties as well. So IRCC is very, very strict right now. They really want only people who are credible, who are authentic, who have actually gained those experiences, get their PR. Of course, कुछ लोग इधर उधर slip through हो जाएंगे, slide through हो जाएंगे. That's not a problem. जिनकी documentation strong है, but IRCC is very, very strict. They're coming at you. So आप क्या बेस्ट सजेस्ट कर सकते हो कि जिन बच्चों के, चलो 1 साल का विंडो लेते हैं, दिस इज मे, सो नेक्स्ट ईयर मई तक जिन बच्चों के अगले 1 साल में वर्क परमिट एक्सपायर होने हैं या जिनके 6 महीने में होने, कंसिडरिंग बोथ जिन्होंने हाई स्कूल किया है एंड जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो आप क्या बेस्ट रिकमेंड करोगे? सी जो तो हाई स्कूल करके आए हैं, राइट, वो डिपेंड करता है उनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है. उनके पास अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, देन आई थिंक अगर वो अपने IELTS पे भी काम करें काफ़ी स्ट्रांगली, अगर 8777 ले आएँ और हाई डिमांड ऑक्यूपेशन में काम कर लें 6 महीने भी, तो उनका फिर भी PR हो सकता है. जो हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस में करें, ट्रेड में या फिर हेल्थ केयर में या फिर कंस्ट्रक्शन में. अगर उसमें किसी काम, कंस्ट्रक्शन ट्रेड सेम है बट उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग के नॉक्स भी हैं, अगर उसमें किसी में कर लें तो उनका फिर भी हेल्थ केयर में या फिर स्टेम के स्कोर्स हाई जाएंगे. बट स्टेम में भी उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग नॉक्स हायर मतलब ऐड करे हैं. ओके, एक वो ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच सीख लें. ऑब्वियसली मेरे लिए यहाँ बैठ के कहना फ्रेंच सीख लें बहुत आसान है, बट इम्पॉसिबल नहीं है. एफर्ट की बात है अल्टीमेटली. आप कितना एफर्ट डालना चाहते हो, आप कितने सीरियस हो अपने PR के लिए. एफर्ट डाल लो, आपकी PR आपका आराम से PR हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. साल लगेगा, नो प्रॉब्लम. दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका वर्क परमिट कब खत्म होना है. आई टेल पीपल अगर वापस जाने का भी ऑप्शन बन रहा है, वापस चले जाओ, बिकॉज इंडिया जाके 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन कर लो. फॉरेन एक्सपीरियंस करके पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं. और कैनेडियन एक्सपीरियंस इज़ वैलिड
फॉर मतलब 10 3 years. ईयर्स में 3 ईयर्स में, ये एक बहुत बड़ी बात है, आई वांट टू से दिस, 3 साल में आपका कनेडियन एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए फॉर CEC एलिजिबिलिटी। ओके पॉइंट्स आपको 10 साल तक मिलते हैं, तो अगर आपके Okay. 3 साल के कनेडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स आपको 64 पॉइंट्स 10 साल तक मिलेंगे। ओके लेकिन CEC की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी आफ्टर जब यू कंप्लीटेड द 3 ईयर्स, मतलब विद इन 3 ईयर्स होना चाहिए एक्सपीरियंस। जैसे अगर आपने आज शुरू किया एक्सपीरियंस और अगले साल खत्म किया या आज खत्म किया एक्सपीरियंस, सो आज से फिर 2 साल के बाद विद इन द 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस की CEC एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। सो एक्सप्रेस एंट्री में यू आर एलिजिबल फॉर CEC, FSW, FST एंड PNP। या तो अभी जो CEC के लिए एलिजिबल होते हैं वो CEC मेट हो जाते हैं। हाँ जी एग्जैक्टली तो आपने क्या करना है उस टाइम पे, अगर आपकी CEC की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है तो वो आपको अपने फंड्स अगर ऐड कर दोगे कि यू हैव $15,000-20,000 टू शो, 16 to 20,000, तो डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज आप FSW के लिए एलिजिबल हो जाओगे और पॉइंट्स आपको जो कनेडियन एक्सपीरियंस के हैं वो 10 साल तक मिलेंगे। ओके तो पॉइंट्स कम नहीं होंगे, CEC एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो Okay. उसमें ये हो सकता है कि अगर लेट्स से आप बैक होम भी चले जाते हैं फिर भी आप FSW के लिए एलिजिबल तो रहेंगे ही रहेंगे ना, पॉइंट्स तो कहीं नहीं जा रहे, आपके FSW की भी पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। लेट्स सपोज किसी का वर्क परमिट नेक्स्ट मंथ खत्म हो रहा है एंड ही डिसाइडेड टू मूव टू इंडिया। उसने नेक्स्ट मंथ 1 ईयर का जॉब स्टार्ट कर दिया, अगले 1 साल में उसका 1 साल का विंडो कंप्लीट हुआ, एक्सपीरियंस पूरा हुआ एंड ही गेट नियरली 25 to 27 पॉइंट्स। तो CEC एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है? CEC तब तक एलिजिबल रहेंगे, अगर आज ही गए हैं और 1 Okay. साल करें CEC एलिजिबल रहेंगे। ओके CEC IRCC ड्रॉस करती है ना हाँ जी। कि सिर्फ CEC एलिजिबिलिटी वाले लोगों को इनवाइट हाँ, करेगी। तो अगर उसमें अगर कोई CEC के लिए एलिजिबल नहीं है, FSW के लिए एलिजिबल है, तो उसको इनविटेशन नहीं आता। तो CEC के लिए इनएलिजिबल कैसे हो जाएगा वो? जब आपका 3 साल खत्म हो जाएंगे एक्सपीरियंस के, जो Okay. 1 ईयर का हाँ सो द डेफिनेशन ऑफ CEC इज यू शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस विद इन द लास्ट 3 ईयर्स। And it shouldn't be continuous. No, it can be cumulative. It Okay. doesn't have to be continuous. Okay. So within the last 3 years, FSW के लिए कंटिन्यूअस चाहिए होता है, Okay. बट CEC के लिए कंटिन्यूअस नहीं चाहिए होता है। तो ऑटोमेटिकली जब 3 साल हो जाएंगे, अगर आपने काम बंद कर दिया एंड यू आर नॉट गेनिंग मोर एक्सपीरियंस, तो जब 3 साल खत्म हो गए उस एक्सपीरियंस को, तो ऑटोमेटिकली आपकी CEC की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। Okay, so then we have to use the funds to make it more stronger. नहीं, नॉट स्ट्रॉन्गर, FSW के लिए एलिजिबल होने के लिए। बिकॉज Okay. अगर आपने फंड 0 शो करे हुए हैं प्रोफाइल हाँ. में, तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएगी क्योंकि अब आपकी CEC की एलिजिबिलिटी खत्म हो गई है। तो ओके जैसे हम विद इन कनाडा हैं, तो जब हम CEC पे प्रोफाइल क्रिएट करें वहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ मनी फंड्स, आप CEC अगर आपके पास सिर्फ कनेडियन एक्सपीरियंस, हाँ आप जी। उसको 0 कह सकते हो, और अगर कैनेडियन और इंटरनेशनल दोनों है तो भी 0 कह सकते हो। पर अगर सिर्फ FSW है तो फिर फंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो उसका कोई एडवांटेज है अगर हम कहें कि कनाडा में कनाडा का एक्सपीरियंस है और इंडिया का एक्सपीरियंस है एंड लेट्स टेक हाइपोथेटिकली 7,000 फंड्स हैं 7,000 won't help you because एक person के लिए you need over 16,000 and change 15, funds। 16 I guess they changed it last year from 16,000 and change yeah. फंड्स चाहिए होते हैं 1 साल के एक 1 पर्सन फैमिली के लिए। तो अगर आपको FSW की एलिजिबिलिटी चाहिए तो या तो आपके पास LMI जॉब ऑफर होनी चाहिए, LMI एग्जाम जॉब ऑफर होनी चाहिए, या फिर आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, लाइक फंड्स टू शो होने चाहिए। ओके गेटिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, जब आपने कहा कि यूजुअली हर कोई यही रिकमेंड कर रहा है कि जैसे आपने कहा कि स्किल जॉब चूज़ कर लो या इन डिमांड ऑक्यूपेशन चूज़ कर लो, बट हाउ रियलिस्टिक इज अगर हम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पिक करें, दे आर वर्किंग इन अ फूड सेक्टर, लेट्स सपोज 1 साल का वर्क परमिट रह गया, सो हाउ कैन दे इमीडिएटली जंप इनटू इन डिमांड? जैसे Can't. लास्ट ईयर PSW इमीडिएट आ गया, so even if I take PSW as an example, it will take another 6 months to complete the course, then there is no guarantee that in the 7th month you will land in the same job. So how पहली बात तो ये है कि PSW ये जो बच्चे सारे पढ़ रहे हैं PSW, पहली बात तो ये है कि हर PSW के लिए वैसे जस्ट सेइंग कोई पढ़ाई की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। okay ये तो क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया तो इसलिए एम्प्लॉयर्स ने सर्टिफिकेशन मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि दे हैड टू चूज़। अब 10 लोग अप्लाई करेंगे, उनको एक पोजीशन चाहिए, तो वो कैसे चूज़ करेंगे? अब जिसके पास सर्टिफिकेशन है फिर वो बोलेंगे भाई तुम बेटर हो, तुम्हें दे देते हैं जॉब। बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट, नॉक का रिक्वायरमेंट या पोजीशन का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप सिटी से दूर चले जाओ, आप सडबरी चले जाओ या आप यहाँ पीटरबोरो चले जाओ, यू कैन स्टिल get a job as a PSW without any education. People don't understand that. उन सबको ब्रैम्पटन में ही काम करना है, उन सबको Okay. यहीं काम करना है। I always tell my clients कहीं दूर देख लो। but how Look, employer will get convinced to hire somebody when he doesn't have any kind of background in the medical? so PSW में काम क्या होता है? Basic CPR या Not even. not even CPR, Not even. helping, Sometimes it's just taking care of that yeah, person. just a helping उनको hand. बेड से उठाना, बेड से बिठाना, उनको व्हीलचेयर पे बिठाना, उनको वॉशरूम लेके जाना, उनको बाहर घुमाना, उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए? okay so let's suppose कंपैशन चाहिए उसके लिए। हाँ
and you need to really enjoy the job. empathetic and compassionate. Okay, one question from this. Let's suppose, let's take this as a scenario. कोई बंदा टिमिन्स चला गया, राइट, उसे PSW की जॉब मिल गई विदाउट एनी सर्टिफिकेशन. उसने अपना एक्सपीरियंस भी जस्टिफाई किया. आई हैव 6 months of PSW without any PSW certification. Reason being because I was in a rural community and I got the opportunity to work over there. So can IRCC flag that application that how you become eligible? कि जैसे आपने 3 साल फूड में वर्क किया, आप इमीडिएटली कैसे PSW में जंप कर गए? That's नहीं, कोई फ्लैग नहीं करेंगे PSW के लिए. You have to open and see नॉक की रिक्वायरमेंट्स क्या है. अब आप मुझे बोलोगे कि कोई बंदा पहले तो बिल्कुल फ्लैग नहीं करते थे. अब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये हो सकती है कि वेल्डर के लिए आजकल मैंने नोटिस किया है PNP OINP फ्लैग कर रही है एप्लीकेशंस को. Okay. क्योंकि OINP को पता है कि बहुत सारे लोग पेरोल्स रन कर रहे थे. OINP बहुत सारे लोगों से एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग कर रही है. बट यूजुअली अगर हम लॉजिकली सोचें तो PSW अगर आपको इतनी नॉर्थ में जाके कोई रूरल कम्युनिटी में अगर कोई एम्प्लॉयर दे रहा है जॉब, आप उसको क्लियरली जस्टिफाई कर सकते हो कि मुझे ये जॉब कैसे मिली. यू डोंट, नॉक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कोई सर्टिफिकेशन. इवन IRCC बोलती है कि अगर आप उनकी जो नॉक की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हाई स्कूल रिक्वायर्ड है. Okay, for a PSW. Yeah. I never knew this thing. Yeah. And people are only promoting on Instagram कि आप 6 महीने में सर्टिफिकेशन करो, 3 महीने में करो, पार्ट टाइम करो and you will get a job. No one is telling this thing कि आपको क्वालिफिकेशन मस्ट नहीं है. मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, Okay, that's a very good यू डोंट information. मैंडेटरी. इनफैक्ट वर्क परमिट पे तो पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए. हाँ, ये और भी लोग सही. बोलते हैं 6 months के कम वाले कोर्स पे आप पढ़ाई कर सकते हो. आप नहीं कर सकते हो. देयर इज अ केस लॉ. IRCC जज ने एक एप्लीकेंट को रिफ्यूज़ किया क्योंकि उसने स्टडी टू वर्क परमिट पे उसने 6 महीने से कम की पढ़ाई करी. वो जो क्लॉज है, हाँ. वो क्लॉज है कि आप जब फर्स्ट टाइम विजिटर पे आते हो तब Okay. आप 6 महीने से कम का कोर्स कर सकते हो. वर्क परमिट Okay. जब आपके पास हो उसके बाद आप 6 महीने से कम का कोर्स नहीं कर सकते हो. So- ये सारे लोग गलत कर रहे हैं जो वर्क परमिट पे पढ़ रहे हैं. तो लेट्स सपोज अगर कोई वर्क परमिट पे PSW स्टार्ट करेगा तो वो गलत है? बिल्कुल. यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू स्टडी. आपके Okay. वर्क परमिट के ऊपर लिखा है यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू हाँ, स्टडी. उस पे लिखा है. उसके 2 क्लॉज लिखे हैं, मैंने दोनों पढ़े थे. बट लास्ट ईयर जब इन्होंने ये क्लॉज निकाला था कि यू, तब उन्होंने एक सर्टेन डेट से पहले बोला था जिनके वर्क परमिट जून 7 हाँ, 20. एग्जैक्टली. ओके. सो नो वन नोज दिस थिंग. आई नो. और मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ मत पढ़ो, डोंट स्टडी, यू कांट स्टडी. सो फिर भी लोग ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं? बिकॉज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होती है, हाँ, सस्ते में प्राइवेट मिल रहा है. कॉलेजेस चलते हैं, उनसे Exactly. कमीशन मिलती है. एंड दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर. बिकॉज दे डोंट केयर. एग्जैक्टली. उनको क्या फर्क पड़ता है कि इसका फ्यूचर क्या, उनकी प्रॉब्लम है सानू की. कल मेरे पास एक बच्चा आया, हाँ जी. उसका वर्क परमिट रिफ्यूज़ हो गया था. हम्म. उसने रेस्टोरेशन अप्लाई करी, कंसल्टेंट से करवाई, रेस्टोरेशन विजिटर की रिफ्यूज़ हो गई. वो Okay. उसकी लेटर पे, रिफ्यूज़ल लेटर पे लिख के आया दैट यू आर ऑथराइज्ड टू रिस्टोर योर स्टेटस. He was not authorized to restore his status because his first application got refused after his first work permit expired, and then he applied for he was supposed to apply for a restoration of status. And अगर वो भी refuse हो जाए तो you're not allowed to restore your status again. बट You have to leave the country. ओके. IRCC मिस्टेक कर देता है. कई Okay. बारी उनकी लेटर्स में जब एलिजिबल होता है कैंडिडेट एप्लीकेंट तो भी वो नहीं लिख के देते कि आप रेस्टोरेशन के लिए एलिजिबल हो. जी. एंड तब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप बिल्कुल हो. लॉ कहता है आप रेस्टोरेशन के लिए एलिजिबल. इन दैट 90-day पीरियड कैन CBSA इन्फोर्स द रिमूवल? येस दे कैन. ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा दे कांट. बट यू आर एलिजिबल टू रिस्टोर योर स्टेटस. यू कैन अप्लाई फॉर रेस्टोरेशन इवन इफ IRCC's लेटर डजंट से दैट. बट अगर एंड सेम वे अगर IRCC की लेटर पे लिखा है कि आपको कंट्री छोड़ के यू कैन रिस्टोर योर स्टेटस बट द लॉ सेज यू कैन नॉट, देन यू कैन नॉट. वो रिफ्यूज हो जाएगी. यू आर वेस्टिंग योर टाइम सिटिंग हियर. ओके. सो ये बच्चा मुझसे आर्ग्यू कर रहा है, नो 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 उस पर लिखा है कि मैं कर सकता हूँ. मैं कहा कर ले. तो माई टीम मेंबर, वन ऑफ माई टीम मेट्स, शी सेज हम करें. नो, आई विल नॉट डू इट because he's not eligible. She's like, no, but he wants to do it as his own risk. I said, no, that just means that I'm not confident enough in what I'm saying. She's like, वो किसी और से कर लेगा. I said, करने दो. अगर अप्रूवल मिल गया कोई बात नहीं, उसकी किस्मत. I have no envy. और रिफ्यूजल आ गई तो वो तो मेरे सर पे आएगी ना. मैं कैसे उस बच्चे को कह दूं जब मुझे पता है वो आज की डेट से रेस्टोरेशन के लिए एलिजिबल नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एप्लीकेशन इवन इफ इट मींस दैट इज गोइंग टू ब्रिंग मी मनी. एंड देन लेटर ही कॉल्ड टू टेल अस दैट उसके कंसल्टेंट ने रेस्टोरेशन फी नहीं पे करी थी इसलिए रिफ्यूज हुई. ओके. बट फिर वो नोटिफिकेशन कैसे आएगा जब फीस ही नहीं पे की? GCK में. एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई ना, अच्छा. ओके. पर फीस गलत पे करी. ओके. उसने रिस्टोर स्टेटस का ऑप्शन ही नहीं क्लिक किया. ओके. ओके. एप्लीकेशन ऑफिसर ने देखा, उसने बोला इसने रेस्टोरेशन फीस नहीं पे करी, रिफ्यूज कर दिया एप्लीकेशन. मेक सेंस. या
ये Right? चीज़ मैंने बहुत पहले भी एक बार सुनी थी कि फ़ीस नहीं पे की थी बट एप्लीकेशन लगा दी थी वो रिफ्यूज़ल आ गई थी। राइट तो अब वो आउट ऑफ स्टेटस है और वो Okay. ओवर 90 डेज आउट ऑफ स्टेटस है क्योंकि उसकी ओरिजिनल एप्लीकेशन कब रिफ्यूज हुई थी तब के बाद से। और आज की डेट में या तो उसके पास टीआरपी लगाने का ऑप्शन है या वो इस कंट्री को छोड़ के जाए या वो फिर किसी कनेडियन या पीआर से शादी करे। ओके लेट्स सपोज वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, 90 डेज़ की विंडोज़ ओवर हो गई, व्हाट्स द वेरी नेक्स्ट स्टेप ऑन अ 91st डे? लीव द बाय कंट्री। डिफ़ॉल्ट लीव द कंट्री? Leave the country unless it's a situation like जहाँ पे let's assume I'll give you an example. University student थी 4 years की bachelor's degree कर रही थी, last semester था. She forgot to extend her study permit. ओके This was in 2023 December. I clearly remember because I was in Las Vegas that time for my birthday trip. ओके She called me. मैंने भूल गई study permit extend करना. मैंने उसको बोला देख तेरे पास option है कि तू वापस चली जा, go outside and reapply for your study permit and तेरा आ जाएगा and then तेरे को 1 महीने का ये 1 टर्म का गैप लेना पड़ेगा, come back and then submit and then finish your study. 4 साल की पढ़ाई करी थी, लास्ट टर्म रहता था, एक्सपेंसिव राइट, यूनिवर्सिटी very एजुकेशन expensive. एक्सपेंसिव. तो वो चली गई, नहीं मानी, नहीं आई कांट गो, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू बी रियली अपसेट. आई वाज लाइक सी हाँ मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तेरी रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन कर देती हूँ बट मुझे नहीं लगता ये अप्रूव होगी, बट ठीक है चल आई स्टिल रिक्वायर. एंड ना तब हम कोविड से बाहर ही आ रहे थे तो Okay. IRCC तब बहुत लीनियंट होती थी. मैंने बहुत एप्लीकेशन 90 डेज के बाद भी रेस्टोरेशन की करी है. इनफैक्ट एक पीरियड ऐसा भी था जब IRCC ने बोला था कि आप इस टाइम के इस बीच के और इस टाइम के, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर डेट्स नाउ एंड आई डोंट वांट टू कोट रॉन्ग डेट्स, बट एक सर्टेन पीरियड था उन्होंने बोला था कि आप इस टाइम के बीच में अगर आउट ऑफ स्टेटस और 90 डेज के भी ऊपर हो ना तो कोई बात नहीं, आप रेस्टोरेशन Okay. कर दो. तो मैंने उस चीज़ को बहुत यूज़ किया और मैंने बहुत लोगों को आउट ऑफ 90 डेज भी रिस्टोर करवाया. तो हम कोविड से बाहर ही आ रहे थे तो मुझे लगा कि ठीक है लेट्स ट्राई, मे बी शी गेट्स अप्रूव्ड, यू नो. सो हमने एप्लीकेशन सबमिट करी है, मैंने सब एक्सप्लेन किया, उससे गलती हो गई, मिस हो गया, सॉरी, आप प्लीज़ HNC देखो इसने 4 साल की पढ़ाई करी है, इतना इन्वेस्ट किया, इसका करियर खराब हो जाएगा करके हमने एप्लीकेशन सबमिट करी. RCC refused it. I told her, listen babe, don't waste your time, you need Okay. to leave the country and तू खराब कर रही है, इससे अच्छा इंडिया जाके अपना ये लास्ट टर्म खत्म कर ले और वहाँ से फिर PGWB आउटसाइड कनाडा अप्लाई कर देना. ओके वो चली गई, उसने इंडिया से जाके स्टडी परमिट एप्लीकेशन लगाई, अप्रूव हुई, शी केम बैक, शी फिनिश्ड हर स्टडी एंड नाउ शी हैज अ PGWB. वाओ दैट वाज इंस्पायरिंग. अब मैं उसको But- बोलती कि तू ना एक काम कर, तू TRP लगा ले, तू TRP पे यहाँ बैठी रहे, फिर TRP अप्रूव होने में 1 साल लगता, जी. 1 साल में उसका और करियर खराब हो जाता, फिर तो ऑफिसर ने कहना था भाई तुम मजाक उड़ा रहे हो यहाँ पे, क्या मतलब यू आर अब्यूजिंग द सिस्टम. Yeah. और उसके बाद उसका इतना गैप हो जाता पढ़ाई का कि उसको PGWP भी नहीं मिलना था, हाँ एग्जैक्टली. राइट. तो मतलब उसने वो लास्ट वाला टर्म ऑनलाइन किया, नहीं फिर वो वापस आ गई थी, जैसे आपने कहा ना कि उसने स्टडी परमिट जल्दी आ गया ना, विद इन Okay, आउटसाइड okay, कनाडा okay. जल्दी अप्रूवल आ गया ओके ओके एंड शी केम बैक एंड शी फिनिश्ड and it was again because of right guidance. Yes. And what factor we should keep in mind while choosing a consultant? Nearly in Canada, we have 12 to 13,000 consultant, and out of that, I would say nearly 700 to 1,000 immigration lawyers, and then paralegal अलग से आ रहे हैं. You know, before I answer your question, उससे पहले ये important है कि how important is no, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है या जो भी इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर है जब वो किसी को गाइड कर रहा है ना, आई थिंक उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो ये सोचे, उसके मन में, उसके सबकॉन्शियस में ये होना चाहिए कि मुझे जो भी एडवाइस देनी है इस क्लाइंट को वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में होनी चाहिए, मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होनी चाहिए. Okay. The moment we are able to differentiate between that, I think वो automatically right guidance आएगी. We always have to think कि इसके लिए क्या better है. शायद आज ये मुझे पैसा देके नहीं जाएगी, शायद आज ही मेरी क्लाइंट नहीं बनेगी, पर ये मे भी अगले साल बन जाएगी. Okay. या 10 साल बाद किसी और को मेरे को, या चलो 10 साल तो बहुत दूर की बात है, किसने देखा, बट शायद अगले साल किसी और को मेरे को रेफर कर दी. और मेरे साथ बहुत ऐसा होता है. Okay. आई हैव नॉट रिटेन्ड द पर्सन whom I've given guidance, but they've later sent people to me. Because I gave them the right guidance. I told them the right thing to do based on what was in their best interest, not in my best interest. Okay. Now, coming to your question, why is it so important to choose the right immigration consultant? Because your career, your future, your family's future, their hard-earned money, everything is dependent on that one guidance and that one step that you take. And how to differentiate a good and the bad or the genuine one? There is no way we can put a filter and figure it out. Listen to मैं your आपसे heart. बात करके मुझे समझ लगा कि आपका मेंटल माइंडसेट कैसा है, राइट? मिल के बात करी तो समझ लग गया, बट randomly if I would say okay go to T.Immigration, they would just simply say it as a normal immigration consultant who will take like XYZ amount and suggest कि अब ये कर लो ये कर लो. But is there a way to figure it out? Listen to your heart. आजकल सोशल मीडिया बहुत है,
right? It's so good, and सारा हर कोई social media पे है. Talk to people, to read their reviews. I don't know if you got a chance to read my reviews. I read it. Read the person, the company's reviews. Go to their social media, Google them, find out about that person. If there's no presence, then book a consultation. If somebody is giving you, or मतलब कोई आपको बहुत ज़्यादा बोल रहा है, no, you must go to that person, तो book a consultation. Go meet that person. Your heart will tell you if that's the right person for not. वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा. You want to do it or you don't want to do it. Okay. अब मेरे clients ना कई बार, I'm very big on energies. I feel that the energy you give is the energy you receive. तो मैं अपने clients को जब कोई negative energy डालता है application, मैं किसी को applications पे negative energy नहीं डालने देती. कि जो लोग एंक्शियस होते हैं और एप्लीकेशन पे इतनी नेगेटिव एनर्जी डालते हैं, उनकी एप्लीकेशन में डिलेज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आते हैं, और जो कुछ नहीं पूछते ना, चाहे प्रॉब्लम्स भी हो उनकी एप्लीकेशन में, कॉम्प्लिकेशंस भी हो. इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ माई एप्लीकेशंस आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज अब मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में इतना गेन कर लिया दैट आई गेट चोजन बाय पीपल जिनको पता है कि उनकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं. एंड मुझे पता है कि इस एप्लीकेशन में कॉम्प्लिकेशन है. आई टेक अ लीप ऑफ फेथ, आई trust, surrender to God. I submit that application doing my best possible work, and it gets approved. मुझे मम्मी ने कहा था कि once you decided something, just do it very next moment. अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी डालते जाओगे, करूँ ना करूँ, आई डोंट नो, यूनिवर्सल उस चीज़ को वीक करना शुरू कर देता है. सो इफ़ यू मेड अ डिसीजन, जस्ट डू इट राइट अवे. ज़्यादा मत सोचो कि और नहीं क्या करना. होगा वर्स्ट केस, गलत हो जाएगा, Exactly. कोई बात नहीं, यू गेट टू Exactly. लर्न फ्रॉम इट. Yeah. नेक्स्ट टाइम कोई लाइफ थोड़ी खत्म हो जाती है. जी. I lost my brother when he was 18 years old, Okay. and he was my only brother. We didn't see it coming. He went like that. Did my life Okay. stop? Yes, my life was miserable for many, many years. But did it stop? But did it transform me? Sure it did. Okay. Let's take a break. 1-2 मिनट के ब्रेक लेते हैं. It's getting आपके heavy. सबसे नो आपके सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि मैं आराम से कहता हूँ, मैं 5 घंटे चला सकता हूँ इसे, कि 5 घंटे आराम से सारी बातें करूँगा. बट इन्होंने टाइम दिया कि हाँ 1 बजे ख़त्म कर देना. मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा था कि प्लीज़ टाइम पे पहुँच जाना, नहीं तो ये मसला कर देंगे. Sure. Go ahead. पहले कॉफ़ी पी लो. मेरी कॉफी खत्म है. मंगवा दूँ? नहीं, that's it. I'm Okay. good. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ब्रिज ओपन वर्क परमिट. जरूर. सो ब्रिज ओपन वर्क परमिट के बारे में बताइए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, सारा कुछ उसके बारे में. ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट शायद एक सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है, मतलब जिसमें लिटरली 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, नॉट Okay. इवन. बट टाइमिंग ऑफ दैट एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट सिर्फ तब आप सबमिट कर सकते हैं जब आपकी PR एप्लीकेशन सबमिटेड हो. ओके. और आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट हर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन, PR एप्लीकेशन में नहीं अप्लाई कर सकते. ओके. ओनली तब कर सकते हो जब आपकी PR में कोई भी एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्शंस ना हो. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन. राइट. सो अगर आपने PNP के थ्रू PR लगाई है, PNP नॉन एक्सप्रेस एंट्री, और उसमें अगर आपको आपके PNP डॉक्यूमेंट में जो सर्टिफिकेशन उस पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट पे कि इट्स देयर इज एन एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्शन, तो आप आई एम सॉरी, तो आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट नहीं सबमिट कर सकते. तब Okay. आपको एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट ही सबमिट करना पड़ता है. Okay. और आपके एम्प्लॉयर को आपको एक जॉब ऑफर देनी पड़ती है थ्रू एन एम्प्लॉयर कंप्लायंस पोर्टल. ओके. अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कर रहे हैं एप्लीकेशन, या कोई ऐसी स्ट्रीम में एप्लीकेशन कर रहे हैं जिसमें कोई एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं. ओके. और वो तभी कर सकते हैं आफ्टर यू हैव सबमिटेड योर PR एप्लीकेशन एंड यू रिसीव योर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट. ओके. एक्सप्रेस एंट्री में एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट राइट अवे आ जाती है. कई PNP नॉमिनेशन एप्लीकेशंस हैं जिसमें राइट अवे नहीं आती है. AOR 1-2 महीने के गैप में आती है, कई बार और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो उस केस में कई बार लोगों को वेट करना पड़ जाता है. ओके. बट अभी बिकॉज ऑनलाइन हो गई है एप्लीकेशन IRCC की, ओके. तो लोग ऑनलाइन स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं कि सबमिट कर दिया एप्लीकेशन, तो उसके Okay. बेसिस पे भी वर्क परमिट सबमिट हो जाते हैं. सो ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट उस केस में होता है. अब व्हाट शुड योर स्टेटस बी इन दिस कंट्री? ओनली इफ यू हैव वर्क परमिट, or Okay. you're on an implied status of a work permit extension, Okay. or if you're on a restoration status of your work permit. So Okay. let's say कि आपका work permit expire हो रहा है, या एक्सपायर हो चुका है और आप रेस्टोरेशन में है, या आपका वर्क परमिट रिफ्यूज हो चुका है और आप रेस्टोरेशन में है और आपने PR सबमिट कर दी, तो भी आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट कर सकते हैं. बट द Okay. मोमेंट यू कन्वर्ट योर स्टेटस टू अ विजिटर, यू कैन नो लॉन्गर गेट अ ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट Okay. और एनी अदर स्टेटस.
And how this bridge open work permit is different from temporary foreign work permit? Very different. Bridging open work permit is an open work permit. It's just like Okay. a post graduate work permit, right? Okay. कहीं पे भी काम कर सकते हो, किसी भी province में कर सकते हो, किसी भी employer के साथ कर सकते हो, किसी भी industry में कर सकते हो. And temporary foreign worker वाला तो LMI based होता है, तो वो तो आप एक ही employer के साथ कर सकते हैं. ओके, सो LMI बेस आई हैव वन क्वेश्चन. लेट्स सपोज एक केस था जहाँ पर एक कैंडिडेट आया कनाडा में एम्प्लॉय बेस वर्क परमिट लेकर LMI वाला. सो उसने कहा कि उसके एम्प्लॉयर ने उसे इनडायरेक्टली थ्रेट किया कि अगर तूने ये काम छोड़ दिया देन आई विल कंप्लेन टू IRCC एंड यू विल बी इन अ बिग ट्रबल. सो अगर कोई कैंडिडेट क्लोज वर्क परमिट लेकर इंडिया से आया एम्प्लॉयर से LMI वाला केस, तो क्या वो कनाडा में आकर वो जॉब छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता? So yes, छोड़ सकता है. You are not meant to be in a position of abuse or whatever. अगर आप खुद से ऐसे बोल रहे हो कि मुझे करना नहीं है, वो अलग बात है. पहले क्या होता था ना कि अगर आप छोड़ भी देते थे जॉब और IRCC को कोई एम्प्लॉयर बोल भी देता था कि ये मेरे साथ अब काम नहीं करता, तो IRCC कोई एक्शन नहीं लेती थी. आपके पास वर्क परमिट है, यू कुड कंटिन्यू लिविंग हियर. काम नहीं कर सकते किसी और एम्प्लॉयर के साथ बिकॉज यू आर ऑन अ क्लोज्ड वर्क परमिट. आप बट you had the time to look for another employer, get another LMI and apply for another work permit. Okay. या कोई भी और सिचुएशन में वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो. लेकिन अभी रिसेंटली, दिस इज़ लिटरली आई थिंक लास्ट वीक की बात है, आपने सुना होगा कि IRCC ने भी कुछ टाइम पहले पॉलिसी निकाली, एक अमेंडमेंट करा है कि दे आर गोइंग टू गेट मोर अथॉरिटी टू कैंसल वीज़ाज Yeah, एंड वर्क yeah. परमिट्स एंड स्टडी परमिट्स इफ दे फील दैट इट इज़ नेसेसरी. तो अभी लास्ट वीक किसी का ऐसा कहीं मैंने किसी कलीग का ही देखा था लेटर कि उनके क्लाइंट को वर्क बिकॉज एम्प्लॉयर ने IRCC को कंप्लेन करी कि दिस पर्सन डजंट वर्क फॉर मी एनीमोर एंड IRCC ने उनका वर्क परमिट कैंसिल कर दिया. ओके. एक्चुअली ऐसा है ना कि अभी IRCC चाहती है कि टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स इस कंट्री से जाएं जी. क्योंकि उनको पॉपुलेशन कम करनी है Exactly. टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स की. तो वो हर वो तरीका यूज़ कर रहे हैं जिससे वो लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं. ओके. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले वर्क परमिट है तो आप रह सकते थे और आप जॉब भी ढूंढ सकते थे, नया एम्प्लॉयर भी ढूंढ सकते थे, नया LMI लेके नया वर्क परमिट ले सकते थे. अब ऐसा नहीं है सो इज दिस आल्सो द रीजन कि उन्होंने LMI के पॉइंट्स रिमूव किए? बिकॉज उन्हें पता चल गया ना कि बहुत फ्रॉड हो रहा है और LMI सेल हो रहे हैं और LMI का अब्यूज़ हो रहा है. एंड कनेडियंस को तो जॉब्स लोग ऑफर भी नहीं करते. Yep. सीधा ही बिकॉज जब जॉब बैंक पे ऐड जाती है वो Yeah. ऑलरेडी पोजीशन किसको देनी है होती है. ऑलरेडी डिसाइडेड होता है. तो इसलिए उन्होंने बोला कि नो, दिस पॉइंट्स आर नॉट गोइंग टू बी ग्रांटेड बिकॉज इट्स द सिस्टम इज बीइंग अब्यूज्ड. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस लेटर. बहुत बड़ा डिस्कशन का क्वेश्चन है कि व्हेन इट्स कम्स टू जस्टिफाई द एक्सपीरियंस, कि चाहे आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है चाहे आप कनाडा का एक्सपीरियंस, सो हाउ टू जस्टिफाई दैट एक्सपीरियंस विद द राइट डॉक्यूमेंटेशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट डॉक्यूमेंटेशन व्हेन इट्स कम्स टू प्रूव द एक्सपीरियंस, बोथ इंडियन और एंड कनेडियन? सी, एक तो आपकी लेटर बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए. उसमें सारी जो भी नीड्स हैं IRCC की, जो भी टेम्पलेट की, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए. स्टार्ट डेट, एंड डेट, लेटर हेड, डेट, योर डेजिग्नेशन, आवर्स यू वर्कड, wages you earned, your job duties, everything should be very very nicely and clearly stated. अगर आपने मल्टीपल रोल्स में काम किया है तो मल्टीपल रोल्स की डेजिग्नेशंस होनी चाहिए, हर रोल की ड्यूटीज़ होनी चाहिए, बिकॉज IRCC wants to make sure कि आपकी सारे रोल्स, obviously this is the biggest mistake that I see with people. कंपनी में 5 साल काम किया है, 5 डिफरेंट रोल्स में काम किया है, पर एक ही रोल की बात करेंगे और उसी Okay. पोजीशन के बारे में, उसी या रोल सारे बता देंगे पर ड्यूटी सिर्फ एक की देंगे. IRCC आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देगा क्योंकि उनको कैसे पता कि बाकी रोल्स में भी एलिजिबल एक्सपीरियंस था कि नहीं था. ड्यूटी से ही तो पता चलता है ना कि आपका नॉक Okay. कोड कौन सा है. तो आपकी लेटर बहुत परफेक्ट होनी चाहिए. अगर लेटर में कोई भी रेड फ्लैग है तो IRCC आपकी एप्लीकेशन को फर्दर इन्वेस्टिगेट या स्क्रूटिनाइज करेगी. आई ऑलवेज से दिस टू माई क्लाइंट्स दैट इट इज़ ऑन अस, द ओनस इज ऑन अस टू प्रेजेंट अ very strong and convincing application to IRCC. It's not Okay. their job to fetch information. क्योंकि मैं एग्जाम्पल देती हूँ उनको कि आप सोचो कि आप एक स्टोरी बता रहे हो और स्टोरी के बीच में आपने गैप्स भर दिए, जैसे हम Okay. स्कूल में होते थे, Yeah. और टीचर बोलती थी फिल इन द ब्लैंक्स. अब ऑफिसर अपने लेवल के फिल इन द ब्लैंक्स करेगा, फिर उसको मत कंप्लेन करना कि भाई Yeah. तूने ये क्यों बोला, क्योंकि Okay. आपने रूम छोड़ा. रूम नहीं, योर एप्लीकेशन शुड बी वाटर टाइट. इतनी Okay. स्ट्रांग होनी चाहिए कि ऑफिसर को सारी चीज़ें प्लेट में मिल जाएं कि उसको अपना दिमाग ना लगाना पड़े, उसको Okay. सारी एक्सप्लेन. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीज़ें अपनी एक्सप्लेन करो. आई ऑलवेज राइट अ सबमिशन लेटर विद एवरी सिंगल एप्लीकेशन दैट आई सबमिट एंड आई क्लियरली एक्सप्लेन कि मैं कौन से पॉइंट्स क्यों क्लेम कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स के, और वो कैसे उसको जॉब मिली, क्या उसका एक्सपीरियंस था, क्यों वो उसके साथ मैच करता है. मैं नॉक कंपैरिजन्स करके देती हूँ. सो आई मेक अ वेरी वाटर टाइट एप्लीकेशन ताकि Okay. ऑफिसर अपनी रिसर्च ना करे, क्योंकि जहाँ पे ऑफिसर ने अपनी रिसर्च करी
वहाँ पे then you open a different can of worms. ओके, सो लेट्स सपोज किसी सीईसी वाला केस लेते हैं, किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है कनाडा का। लेट्स सपोज उसने 6 महीने फूड में काम किया, 6 महीने एडमिन में काम किया, एज लॉन्ग एज सीईसी की कंडीशन है कि यू कैन वर्क इन टियर 0 1 2 3, आई गेस 4 एज वेल। No, not No, 4 and 5. 0 Only 1 2 0 1 2 3. 3. Let's suppose he worked in like 5 different occupation over a time of 3 years. So how he has to justify it in the express? सो नॉक कोड तो हम पहले एक्सप्रेस एंट्री में सिलेक्ट करते हैं। डेजिग्नेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, इट्स द ड्यूटीज दैट यू परफॉर्म। आप नॉक कोड और डेजिग्नेशन एक्सप्रेस एंट्री में करते हो। उसके बाद आपकी जो लेटर होती है, जब आप एक्चुअल में पीआर सबमिट करते हो, तो यू हैव टू गिव योर सबमिशन योर एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर। उसमें आपकी जॉब ड्यूटीज क्लियरली होनी चाहिए उस नॉक से स्पेसिफिक। या उससे एंड देन दैट इज़ हाउ द ऑफिसर डिटर्मिन्स वेदर यू आर एलिजिबल इन दैट नॉक। ऑब्वियसली पे स्टब्स देनी है, T4 देने हैं, टैक्स डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पॉसिबली अगर बैंक स्टेटमेंट्स है, डायरेक्ट डिपॉजिट होता था तो बैंक स्टेटमेंट्स भी साथ में दें। ओके, लेट्स सपोज अ केस कि somebody वो सिर्फ एक ही कंपनी में, लेट्स सपोज XYZ कंपनी है, लेट्स टेक टिम हॉर्टन्स एज एन एग्जांपल, कि कोई वर्क परमिट पे उसने इमीडिएट 1 साल सुपरवाइजर का काम किया, देन 1 साल बाद वो या 6 महीने के लिए वो मैनेजर बन गया या शिफ्ट मैनेजर बन गया, राइट, एक KFC एनी फूड रेस्टोरेंट। देन अगेन उसने KFC या टिम हॉर्टन छोड़कर कोई और एडमिन की जॉब ज्वाइन कर ली 6 महीने के लिए। फिर से उसने 4 महीने कहीं और जॉब कर ली एज अ बुक कीपर, देन कहीं और पर फिर से एज अ असिस्टेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव का टास्क कर लिया। सो उससे ये पूरी टाइमलाइन मेंशन कैसे करनी है एक्सप्रेस में? सो एक्सप्रेस एंट्री में आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट बतानी होती है, अपनी डेजिग्नेशन बतानी होती है, एंड यू कैन ऐड मल्टीपल जॉब्स देयर। ओके, So start, you only give your year and month. So year, month, start, year, month, end, designation, name of the employer, like the company name, how many hours you worked, whether you're Okay. part-time, full-time, आप वहाँ पे mention करते हो, the address of the work location, and then you submit it. And then you can add another job. Then you can add another job. So ऐसे एक टेबल बन जाता है of all your jobs. जब आपकी इन्विटेशन आती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर आपको इंडिविजुअल स्लॉट्स मिलते हैं हर जॉब के लिए। ओके, और वहाँ पे फिर आपको वो अपना पैकेज बना के सो अगर एडमिन असिस्टेंट की जॉब है तो उसका पैकेज बना के Okay. लेटर, पे स्टब्स, T4 Column and करके rows. वहाँ अपलोड करना है, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट क्लब करके वहाँ अपलोड करना है। तो लेट्स सपोज कोई एक ही कंपनी में रहा है, लेट्स सपोज ही स्टेड इन टिम हॉर्टन फॉर 2 years एंड 2 साल में उसकी 3 बार डेजिग्नेशन चेंज हुई है एंड सारी डेजिग्नेशन नॉक बी लेवल की थी, तो उसे वो तीनों मेंशन करनी है, एक ही मेंशन करनी है जो रिसेंट वाली है? तीनों मेंशन करनी है, तीनों Okay. डेजिग्नेशंस, और फिर उसके 3 स्लॉट्स बनेंगे। तो अब कई क्लाइंट्स क्या करते हैं कि एक ही लेटर में अपनी सारी डेजिग्नेशंस लिखवा लेते हैं कि पहले इसने स्टार्ट किया। सो हाँ. a sample letter would look like this is to certify or this is to confirm the full-time employment of Tejbir Singh Yeah. in our firm from this date to this Yeah, date. yeah. He served in multiple roles during his employment. He started on this date in this position and then transitioned to this position or from this state, and finally currently he's in this position. His wages, his starting wages were, let's say, $17.20, but as of today he's earning $25 an hour. And then his roles and duties in the 3 respective positions were as follows, and then let's say supervisor, manager, general manager, and then the duties for each one of them. Okay. So एक ही लेटर हो तो आप उस लेटर को and then उसके corresponding pay stubs, जो भी पोजीशन है, जैसे सुपरवाइजर की पोजीशन है, Yeah. सेम लेटर, कॉरेस्पॉन्डिंग पे स्टब्स, T4 अपलोड, देन जनरल मैनेजर, कॉरेस्पॉन्डिंग पे स्टब्स अपलोड। ओके, सो इफ़ आई हैव टू सम अप दिस थिंग कि अ गुड एक्सपीरियंस लेटर, चाहे कनाडा का एक्सपीरियंस है चाहे इंडिया का, इट शुड हैव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब टाइटल, हाउ मेनी आवर्स somebody was working एंड पे रेट क्या था, and what else I'm missing? Does it Start need date, end start date, date, end date? designation should be on the letterhead. The Letterhead. letterhead should be good quality. Shouldn't look like you've made it at home. Okay. IRCC is looking at those things. Shouldn't look. The date should be there. It should clearly, little things that you have to keep in mind. The supervisor's number or manager's number or the HR's number where they can be contacted, or an email address. Those things have to be there. And then also one big thing that वो जो आप जॉब बोल रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, वो आपकी जॉब ड्यूटी से मैच करनी चाहिए। Okay. Should I give you an example? Yeah. मेरा एक क्लाइंट था, मेरा क्लाइंट नहीं था, बाद में रिफ्यूज़ल के बाद मेरे पास आए हैं। तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन PR की सबमिट करी। वो किसी कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर का काम करते थे। Okay. उन्होंने नॉक कोड जो सिलेक्ट किया, उसकी जॉब ड्यूटीज़ कॉपी पेस्ट करके डाल दी, और वो जो कॉपी पेस्ट करके ड्यूटीज़ डाली, उन्होंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि जो ड्यूटीज़ दी हुई हैं इस नॉक में, वो तो उस कंपनी में काम ही नहीं चाहिए।
वो तो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं सारी कि Okay. आप लैंड ट्रांसफ़र ये वो में काम करते हो। तो वो मैंने बोला भाई ये दोगे तो नॉक को ठीक है, पर ड्यूटीज़ तो हमें बनानी है ना उसकी। जी जी आपने कॉपी पेस्ट करके डाल दी, ऑफिसर ने लिटरली इस रीज़न से दी है रिफ्यूज़ल कि आपने कॉपी पेस्ट करी है। कि एग्जैक्टली नॉक कोड चेक किया, उसकी ड्यूटीज चेक की और कॉपी पेस्ट कर दी, correct. और उस पे सीधा सीधा पीएफएल या रिफ्यूजल है। करेक्ट, नाउ कॉपी पेस्ट कर लो कोई बात नहीं है, बट एज लॉन्ग एज आपकी कंपनी में वो जॉब ड्यूटीज वाला काम होता है, यूज करना है ना। But- वो आजकल बोलते हैं ना एआई तो यूज कर लो, बट Yeah. एआई को देख तो लो कि एआई आपको बात ठीक बता रहा है, कॉपी पेस्ट करने का क्या फायदा है। बट हम एग्जैक्टली 100% भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, राइट? इट आप कर सकते हो, मेरे पास अप्रूवल्स आए हैं कॉपी पेस्टेड एग्जैक्टली कर सकते हैं। एज लॉन्ग Okay. एज उस कंपनी में वो काम होता है। ओके, सो अगर हम नॉक की वेबसाइट पर जा रहे हैं, देन उसमें हम नॉक कोड डालते हैं तो पूरा रेलेवेंट टाइटल्स आ जाते हैं एंड उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, सो वी कैन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट इट। Again, there's nothing in the law that restricts you from Okay. using copy pasted duties. You Okay. can. I always recommend not to. Okay. आप अपना दिमाग लगाओ, Yeah, because exactly. your company जो आपने एक्चुअल में काम किया आप उसको सिंपल वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में जो भी आपका ऑब्वियसली अपने काम से रिलेटेड बताओ। बट कई लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं नहीं मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कॉपी पेस्ट करके दे दिया। ओके, देन आई विल रीड थ्रू, डू दे मैच विद वॉट यू वर एक्चुअली डूइंग। Okay. इफ दे मैच देन दैट्स ओके। मतलब आप लगा लो अगर मैं 10 एप्लीकेशंस करती हूँ या 20 करती हूँ, उसमें से अगर एक में कॉपी पेस्टेड हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, राइट? ओके बट एज लॉन्ग एज वो काम होता हो। ओके अगर काम ही नहीं होता तो आप कॉपी पेस्ट करोगे तो ऑफिसर बोलेगा कि ओके, चलो एक मैं केस का एग्जांपल लेता हूँ कि माय कंपनी हैज़ कॉपीड माय ड्यूटीज़ फ्रॉम नॉक वेबसाइट इन माय वर्क एक्सपीरियंस एंड कंपनी वॉन्ट चेंज इट नाउ। वर्क एक्सपीरियंस इज जेन्युइन विद टीसीएस इन इंडिया। एनी सजेशंस? दैट्स ओके, इट्स Is- टीसीएस। ओके यू कंपनी की क्रेडिबिलिटी की भी तो बात है ना। सबसे पहली Okay. बात तो मे बी आपको पता हो, आपने ऐसे ही लिखा हो, टीसीएस लेटर ही नहीं देता जॉब ड्यूटीज की, जस्ट कंप्लीटली आउटराइट रिफ्यूज कर देता है। हम लोगों को सबसे बड़ी मुश्किल आईबीएम, टीसीएस, इन कंपनीज के साथ आती है कनाडा तो से नहीं देते, इंडिया से नहीं देता? कहीं से नहीं देते, nowhere. Okay. They don't give job duties, they'll only give you a service certificate. But anyways, that's not the question, this is a hypothetical scenario. So Okay. in that case, that's fine, it's credibility. उस केस में मैं क्या करूँगी, I'll add the offer letter. Okay. I'll add the if they've left the company, then I'll also give the relieving letter. I'll give bank statements, I'll give Okay. form 16, or I'll give T4s, I'll give pay slips. To prove it. Right? Sometimes also in addition what I'll do is I'll sometimes ask, अगर वो already उस कंपनी में काम भी कर रहे होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप अपने मैनेजर को बोल दो कि अपने वर्ड्स में भी आप ड्यूटीज लिख के दे दो अपनी Okay. ईमेल में। So will it work? Yeah. Okay. तो ओनस there's no written rule कि आप यही कर सकते हो। इट इज ऑन यू कि आप क्या दे सकते हो टू प्रूव। आपको कन्विंस करना है ऑफिसर को, आपकी प्रॉब्लम है, कैसे कन्विंस So करो। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि it should be on the letterhead and even if it is in the email, would it be considered? आप टीसीएस की ईमेल से कर रहे हो तो बिल्कुल कंसिडर होगा। Okay, and let's suppose किसी ने काम किया 6 महीने काम करिए, उसने छोड़ दिया काम, right? But he worked into a knock position. Now he doesn't have any experience letter. What's the solution for that? मैंने person? आई हैव यूज्ड दिस इन द पास्ट दैट आई हैव यूज्ड, जैसे मैं आपको टीसीएस का एग्जांपल देती हूँ, आई टेक अ सर्विस सर्टिफिकेट, आई टेक दिस एम्प्लॉयमेंट लेटर, द ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, रिलीविंग लेटर, पे स्टब्स, कोई भी बीच में अप्रेजल की लेटर्स आई Yeah. हों, सैलरी इंक्रीजेस की आई हों, वो सब अटैच Okay. करूंगी। और साथ में अगर पुराने कलीग से या मैनेजर से कॉन्टैक्ट है, उनसे एक एफिडेविट बनवाएंगे कि ये Okay. जॉब ड्यूटीज़ थी, और फिर उसके बाद वो अटेस्ट होगा, मतलब नोटराइज होगा, और साथ में उस एम्प्लॉयर का या जो भी कलीग था उसका आईडी डॉक्यूमेंट और एक पे स्टब या कुछ टू प्रूव कि वो भी उस टाइम पे वहाँ काम करते थे। ओके, सो इवन अगर जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, चाहे उन्होंने 5 साल पहले काम किया था इंडिया में या कनाडा में छोड़ दिया, वट एवर द रीज़न कि मैनेजर से नहीं बनी, कुछ भी अब्यूज़ हुआ, एंड इफ दे हैव टू क्लेम द पॉइंट देन दे कैन डू दिस I've done it. लेटर और एफिडेविट फ्रॉम I've done colleague. Okay, so then I would say reach out to Shafoli ma'am. I've done it. She can make the way for you guys. See, again, it comes from heart, right? Yeah, exactly. इंटेंशन क्या है? आप अपनी पूरी जान लगा दो Okay. प्रूफ करने के लिए। हम ईमेल्स लगाते हैं कि वो रिफ्यूज कर रहे हैं हमें लेटर्स देने के लिए, Okay. प्रूफ कि हमने बहुत ट्राई किया, नहीं दे रहे, साथ में अटैच करो, Okay. ऑफिसर्स मानेंगे। Getting back to CEC, why CEC has been seen as very flexible, easy way to get the PR over PNPs or FSW? पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं ना, क्योंकि सीईसी एक्सपीरियंस के 40 पॉइंट्स मिलते हैं स्ट्रेट Okay, आउट, yeah. जबकि 1 ईयर कनेडियन एक्सपीरियंस के सिर्फ फॉरेन एक्सपीरियंस के 25 पॉइंट्स मिलते हैं, और फिर स्किल्स ट्रांसफरेबिलिटी में भी काफ़ी पॉइंट्स बन जाते हैं, तो सीईसी से आपका स्कोर बहुत बूस्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि CEC की सबसे अच्छी बात ये भी है कि उसमें जो नॉन कॉन्टीन्यूस का ऑप्शन है, करेक्ट। एंड प्लस यू कैन डू मल्टीपल जॉब्स। काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हैं, उन्हें लगता है कि हाँ अगर वो टिम हॉर्टन या कहीं पे काम करें दे कैन नॉट लीव द जॉब, बट आई वुड से कि ये हमें एनालाइज करना पड़ता है कि आप किस कैटेगरी में ड्रॉ की वेट कर रहे हो।
if you are very much clear कि you fall under CEC, so you can chase as many as job you want to in like 3 months or 3 weeks as long as you can prove it, and as long as I guess it's 0 1 2 3. So ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता है. वो काम इसीलिए डर से नहीं छोड़े कि अगर PR आ गई, दैट्स फाइन, आप 3 महीने में भी काम छोड़ सकते हो. यू कैन चेंज एज मैनी एज जॉब Absolutely. एज लॉन्ग एज यू हैव अ कैपेसिटी टू प्रूव इट. और मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे जॉब नहीं छोड़ रहे हैं. दे आर सेइंग कि यार मैं तो फूड में स्टक हो गया. आप स्टक नहीं हो. इफ़ यू आर वेरी मच क्लियर कि आपके पास LMI ने तो और भी सॉर्ट कर दिया कि आपके पास LMI नहीं है, आप स्किल काम नहीं कर सकते हो, एंड देन यू सेट कि आप वर्क परमिट पे पढ़ भी नहीं सकते हो. PSW भी सेपरेट हो गया. ये नहीं काउंट करते कि वो रूरल एरिया में मूव कर रहे हैं. सो देन यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी to do any good job. You can move to IT also as a tech level job. This is the thing I guess students are not even aware of, and they feel like हम food में stuck है, मन नहीं कर रहा. But if you fall under CEC, change the job right away. Try भी नहीं करते. Yeah, and सबसे जो गलत बात है जो मैंने देखी स्टूडेंट्स में, वो पढ़ते भी नहीं इस चीज़ को. They are fully dependent on lawyer. अगर लॉयर ने कह दिया तो बस यही सही है. या दोस्तों ने, हाँ, पत्थर पे लगी रहे. आजकल दोस्तों की बात, उसने मुझे ऐसे कहा. Yeah, exactly. या मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे सुना. सारे लोग अपने पे सिचुएशन अप्लाई करते हैं. मैंने एक बार एक वीडियो भी बनाई थी कि जो सिनेरियो दिया जाता है, जो कोई भी आपको कंसल्टेंट कोई बात सोशल मीडिया पे बताता है, उसको जरूरी नहीं है वो आपके ऊपर अप्लाई करता है. Exactly. आप सोचो तो सही, वो आपको, आप क्यों इतना पैनिक हो रहे हो? Yeah. आप अपनी खाना पीना छोड़ देते हो, सोचते हो वो अब घर हाँ, जाना. कि उसने ऐसा कह दिया. मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप खुद का दिमाग तो लगाओ कि यू नीड टू डू सेल्फ रिसर्च. ठीक है, लॉयर्स बैठे उन्हें समझ है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव द सेम माइंड. मैंने IRCC के सेक्शन 24 भी पढ़ा था ना, उसमें लिखा था कि आपको फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस कैसे क्लेम करना है. उस पर लिखा है कि कॉन्टीन्यूस, नॉन कॉन्टीन्यूस. अभी एक नया ट्रेंड आ गया IRCC का कि यू कैन डू मल्टीपल जॉब्स आउटसाइड कैनेडा और यू कैन डू वर्क जॉब. तो मैंने कहा मतलब लिखा कहीं पे कि ऐसा, जस्ट एक पोस्ट रील आया कि नाउ यू कैन गेट 2 points at the same time from India as well, at the same time from Canada as well. सो ये ना हमारा एक इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेटिव्स का मेल बॉक्स होता है. Okay. तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ना आजकल उनको बहुत ईमेल करते हैं अपने क्वेश्चंस, अपने डिफरेंट सिनेरियोज. तो उसमें किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि IRCC को कि हमारा अगर क्लाइंट ये काम जॉब कर, अगर वो यहाँ पे भी है और इंडिया में भी जॉब रिमोटली कर लें, तो हम वो साइमल्टेनियसली पॉइंट्स ले सकते हैं कि नहीं. और IRCC का रिप्लाई आया उस इमिग्रेशन रेप मेल बॉक्स पे कि यस कर सकते हैं, बट इट विल बी ट्रीटेड केस टू केस बेसिस. वो हर बात पे लिखते हैं इट्स केस टू केस बेसिस. तो अब उस बात पे रील्स बन गई. अब एक ने रील बनाई, फिर सब ने रील्स बनाई, सब बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं और यही बोल रहे हैं. मैं ये बहुत पहले से यूज़ कर रही थी स्ट्रैटेजी लोगों के साथ, बट मैं सिर्फ आके इसको पब्लिकली बता नहीं रही थी बिकॉज वो मुझे लगता है कि एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट दैट्स आवर USP, राइट. हम अपने क्लाइंट्स को क्या गाइड कर रहे हैं, उसका डिंडोरा पीटना इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट्स योर स्ट्रैटेजी, दैट्स हाउ यू exceed in or excel in what you do. But anyways, coming back to this point, तो सबने रील्स बनाई. अब सारे बच्चे बोले इंडिया का एक्सपीरियंस ऐड करना है, इंडिया का एक्सपीरियंस करना है. ओके, नो प्रॉब्लम. अभी IRCC को पता चल गया कि ये तो पब्लिकली यूज हो रहा है. अभी थोड़े टाइम पहले रिफ्यूजल आया तभी कि आपने क्यों यूज किया, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे. अब ठीक है, वो कोर्ट जा सकते हैं, पर फेडरल कोर्ट जाना पड़ेगा ना. तो फेडरल कोर्ट भी तो 2 साल के बाद डिसीजन आएगा ना. एग्जैक्टली. और उसमें एक और केस आ रहा है. चलो आप ही का रिफ्यूजल वाला केस लेते, किसी का रिफ्यूजल आया एंड देन कई केस में तो भी PFL भी इशू नहीं हो रही है. दैट्स ट्रू. सो उन्हें क्या करना, लेट्स सपोज किसी की PR की फाइल लगी है, उसकी रिफ्यूजल आई, उसको PFL लेटर नहीं इशू हुआ. चलो PFL लेटर अगर इशू है तो फेडरल कोर्ट में केस लगा सकते हो. बट व्हाट अबाउट दिस डिलेज, जिनको PFL ही नहीं है, तो वो क्या करें, उनका क्या सोल्यूशन है? Officer is not obligated to send you PFL. It's an administrative process. Okay. It is a part of the process, but it's not mandatory. तो उसके पास full authority है to refuse the application without issuing a PFL. Okay, let's suppose किसी की रिफ्यूजल आई, उसे PFL नहीं आया. So what the next step? Can he raise the So either you send your अगर आप बहुत confident हो कि आपकी application बहुत strong थी and गलत refusal है, आप reconsideration कर सकते हो. आप without wasting any time go back into the pool unless your score is very very low and आपको बिल्कुल chance ही नहीं है कोई फिर से आने का. Go back in the pool, sit in the pool, see how you can improve your score, because again now this comes back to mindset, right? There are 2 things. One is in your control, one is not in your control. आप करो, जुडिशियल रिव्यू करो, नो प्रॉब्लम, बट प्रोफाइल तो बनाओगे ना, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का डिसीजन तो 2 साल में आएगा. हमें ये भी नहीं पता कि जो जज है वो आपकी एप्लीकेशन लीव जो है आपकी फॉर लीव है या आपकी एप्लीकेशन जुडिशियल रिव्यू की एक्सेप्ट भी करेगा कि नहीं करेगा. तो आप अपना कर्म तो करो, अपनी प्रोफाइल तो बनाओ. अभी मुझे परसों एक लड़की की कंसल्टेशन थी. शी सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर PR अंडर फ्रेंच कैटेगरी. Okay. She submitted her application herself. She got a request after a month that
आप अपना IMM 5669 फॉर्म फिर से भेजो, आपने गलत भेज, इसमें इनकम्प्लीट है, गैप्स हैं, फिर से भेजो. Okay. She didn't seek anybody's guidance. She submitted the form again. फिर गलतियाँ. IRCC cancelled her application. Not Okay. refused it, cancelled it as incomplete. So Because what the difference? Cancel. refuses that आपकी eligibility meet नहीं हुई. मतलब, Okay. so if I have to quickly tell you the process, पहले IRCC को हम application submit करते हैं. Yeah. Life of an application. Yeah. Profile बनाई, invitation आया, Yeah. application submit हुई. Yeah. IRCC ने आपकी application, एक clerk ने, office IRCC clerk ने आपकी application खोली, उसके पास एक checklist है, उसने match करा कि आपके सारे documents checklist से match करते हैं. File complete, he'll send you a biometrics request if Yeah. there's any other additional request that they need to. कई countries को PCC चाहिए होती है जो after submission के बाद ही मिल Yep. सकती है. So वो सब भेजता है and then the file is queued to a visa officer for review. Okay. And then फिर एक प्रोग्राम ऑफिसर उस एप्लीकेशन को चेक करता है. अगर वो एप्लीकेशन में ऑल गुड है, इट विल से इट्स रिकमेंडेड पास. अगर उसको कंसर्न्स लगते हैं, उसको लगता है ये मेरी अथॉरिटी नहीं है, तो वो रिव्यू रिक्वायर्ड करके एप्लीकेशन को सीनियर ऑफिसर के लिए क्यू कर देता है. Okay. अब ये लाइफ साइकिल है एप्लीकेशन का. अगर रिव्यू रिक्वायर्ड में अगर उसने बोल दिया कि रिकमेंडेड पास, तो एलिजिबिलिटी इज पास्ड, क्रिमिनलिटी बैकग्राउंड सब चेक होता है, एप्लीकेशन अप्रूव, पोर्टल रिक्वेस्ट आ जाती है. अगर सीनियर ऑफिसर को चली जाए, देन आपको PFL भी आ सकता है, आपको टाइम भी ज़्यादा लग सकता है एप्लीकेशन के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, डिलेज भी हो सकते हैं. देन वी डोंट नो व्हाट टू डू, सॉरी नॉट वी डोंट नो, वी कांट डू मच एक्सेप्ट ऑर्डरिंग नोट्स टू सी कि what is happening, and अगर उसमें कोई concerns notes में mention हो, then you proactively provide evidence to sort of ease all the concerns of the officer. Okay. So this is usual process. So अब जब आपकी cancel हो जाती है तो वो R10 चेक पे होते हैं. मतलब जिस दिन क्लर्क आपकी एप्लीकेशन उठाता है, अब उसने देखा कि इसका शेड्यूल में गैप है, उसने उसको बोला कि मैं तेरी एप्लीकेशन क्यू करने से पहले तेरे को चांस दे रहा हूँ कि तू मुझे फॉर्म फिर भर के भेज दे, कंप्लीट Okay. एप्लीकेशन में ऑफिसर को क्यू करूँगा. उसने फिर गलती करके भेजा, तो उसने बोला Okay. भाई हो गया, चांस दे दिया, सॉरी, कैंसल्ड. Okay. When it's cancelled, you have to go back in the pool and start the process all over again. So Okay. she must have called a consultant, and उन consultant ने बोला रिकन्सिडरेशन करते हैं. Okay. वो फ्रेंड्स टीम में है, हाँ, उसका स्कोर 427, उसको इनविटेशन अगले हफ्ते आ सकता है अगर ड्रॉ हो जाए. मैंने कहा तू सुन मेरी बात, पहले अपना प्रोफाइल बना ले, हाँ जी. पहले पूल में चली जा, रिकन्सिडरेशन कर ले. बट Okay. इफ आई टॉक लॉजिकली एंड थिंक लॉजिकली, द ऑफिसर ऑलरेडी गेव यू अ चांस. Yeah, exactly. You lost that chance. Yeah. Why do you think you deserve another chance? Yeah. Why? मैं Why तो should वही you be- सोच रहा कि करना क्यों चाहिए? Why? It's your mistake. अब तू आज consultation ले रही, and I said it to her. I said, you're taking the consultation with me today. You could have done this when you got the request letter, Yeah. but you chose not to. This is that. And it's not being mean. I'm just telling her to do the right thing without wasting time. A reconsideration could take 2 months. Yeah. What if she misses her draws? Exactly, Her work exactly. permit's expiring in November. Yeah. Why would you not guide her? तुम्हारा 427 स्कोर है, एक्सप्रेस एंट्री के फ्रेंच के ड्रॉस कभी भी हो सकते हैं. Exactly. फ्रैंकोफोन प्रायोरिटी पे चल रहा है. ड्रॉ में अगर सारा कुछ सॉर्ट है. You'll get it again. Yeah, yeah. And now make sure that you don't repeat the same mistake again. Yeah. Hire somebody to do the job. Exactly. That's where the decision come कि आपको सही एजेंट या कंसल्टेंट क्यों चूज करना है. अब वो रिकन्सिडरेशन करेगी इस होप में कि मेरा दिल टूट गया, मेरी एप्लीकेशन खराब कर दी, मैंने तो सब सही किया था, आई डिजर्व इट. Yeah. Okay, you deserve it, but you also deserve to go back in the pool. Exactly. Okay. Getting to counting the work experience hours. How to count that 1560 hours in a year? Right. So उसका एक कैप है 30 आवर्स वाला. पूरा correct. थोड़ा समझा दें. करेक्ट. hours सो का. जैसे हम ऑन एन एवरेज तो यहाँ पे हम 40 घंटे काम करते हैं, राइट. सो IRCC कहती है कि हम सिर्फ 30 आवर्स काउंट करेंगे. Yeah. आप 30 आवर्स से ऊपर जो मर्जी कर लो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. Okay. तो आप लेट्स अज्यूम आप काम कर रहे हो और आपने आज एक हफ्ते 30 किया, अगले हफ्ते 40 किया, उसके अगले हफ्ते 32 किया, Yeah. फिर एक हफ्ते 25 किया, फिर एक हफ्ते 26 किया, फिर 35 किया. ऐसे आपका टाइम चल Yeah. रहा है. अगर आप 30 को साल में 52 वीक्स होते हैं, 30 टाइम्स 52 करो, दैट इज 1560 Yeah, आवर्स. 1560. तो अगर आप हर हफ्ते 30 घंटे काम कर रहे हो, 30 से ज़्यादा कर रहे हो, 52 वीक्स में आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस पूरा. Yeah. आप 1 ईयर के बाद 52 वीक्स के बाद प्रोफाइल बनाओ, यू आर एलिजिबल. Okay. बट अगर कोई भी वीक ऐसा है जिसमें आपने 30 आवर्स काम नहीं किया, तो आपका एक्सपीरियंस 30 वीक्स में 52 वीक्स में कंप्लीट नहीं होगा. यू Obvious by ऑलवेज हैव टू default. वर्क अ Yeah. लिटिल बिट मोर. तो अब आपको आवर्स कैसे काउंट करने हैं कि IRCC कहती है 12 मंथ्स प्लस
15-60 hours. It's not either or. It's not 12 months or 15-60 hours. Okay. It's 12 It's months 12 months and plus 15 and 15-60 okay. hours. So पहले तो 12 महीने करने ही करने हैं. अब जी. कोई ये सोचे कि मैंने तो एक्स्ट्रा काम करके 39 वीक्स में अपना एक्सपीरियंस पूरा कर दिया. Not Okay. possible. Okay. You have to do 12 months. So 12 months plus 15-60. अब hours कैसे काउंट करने if you're somebody जो कम आवर्स काम करता है, या मेरे कई क्लाइंट्स होते हैं जो हेल्थ केयर में काम करते हैं पर उनको ऑल ओवर द प्लेस शिफ्ट्स मिलती हैं तो अलग अलग करते हैं. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उनको होता है मुझे अपनी सारी पे स्टब्स भेजो. वो पे स्टब्स भेजते हैं और फिर मैं उनका एक्सेल शीट बनाती हूँ. तो एक्सेल शीट कैसे बनती है, जिस हफ्ते आपने 30 या मोर काउंट किया उसको 30 काउंट उसको करो. 30. जिस वीक में 30 से कम किया उसको उतना ही काउंट करो जितना आपने एक्चुअल में किया. Okay, if it is 29.30, Then then count 29.30. 29.30. And even if it is 29.75, it is 29.75. करेक्ट. And if नहीं it... नहीं नहीं? 29.75 तो 30 से ऊपर हो गया ना. 30 नहीं, मिनट, वो 30 से नीचे नहीं रहेगा. 29 minutes, 0.7. 29 hours and 75 minutes. ये तो वो तो 30 minutes. सॉरी नॉट 75 मिनट्स. जैसे कनाडा में पे स्टब चलता है कि जैसे 1 आवर है तो अगर उसमें क्वार्टरली डिवाइड करें सो दे टेक 15 मिनट्स को वो 25 काउंट करते हैं पे स्टब में. Correct. लेट्स सपोज इफ आई से कि मैंने काम किया 29 आवर्स एंड 15 मिनट्स, सो दे विल शो इट एज 29.25. सो Correct. या करेक्ट, Yeah. राइट. तो वो उतना ही काउंट होगा. Yeah. 29.25 ही होगा. तो अगर आपने उतना ही काम किया है तो आपको उतना ही काउंट करना है. अगर 30 से ज्यादा किया है तो 30 काउंट करना है. चाहे वो 30.30 है वो काउंट ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली extra नहीं नलीफाई count हो होगा. जाएगा. Correct. ओके. That is your due diligence. ठीक है? Okay. That is your, again, coming back, the onus is on you as an applicant to make sure that Yeah. you've completed your hours. IRCC, majority cases में, this is my experience, if the application is good, वो इतना डिटेल में नहीं जाता. एक एक पे स्टब को वो चेक नहीं करते, ओके. राइट. वो मोटा मोटा चेक करते हैं कि आप मीट कर रहे हो एलिजिबिलिटी की नहीं कर रहे हो. बट कोई ऑफिसर बहुत फिनिकी हो सकता है, वो बिल्कुल डिटेल में जा सकता है. इन दैट केस इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप मेक श्योर करो कि आपके आवर्स एक्चुअली में मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. तो वो चेक कैसे करते हैं? आप अपनी ड्यू डिलिजेंस, आईआरसीसी कैसे करती है, हाँ आपको जी. पे स्टब्स देनी होती है अपनी. जैसे अब उन्होंने कहा कि वो ना इतना डीप में चेक करें, तो Correct. सुपरफिशियल वे क्या है चेक करने का? मोटा मोटा वे होता है कि वो ऊपर ऊपर से आपकी पे स्टब्स चेक कर लें Okay, और वो okay. ओवरऑल आपका T4 का अमाउंट चेक करें कि आपने ओवरऑल साल में कितना अर्न किया है. लग रहा है कि आपने 30 घंटे से ऑन एन एवरेज ज्यादा काम किया होगा. बट लेट्स सपोज अगर कोई सीईसी में कैंडिडेट है तो उसने 3 जॉब चेंज की, तीनों में पे रेट अलग था, किसी में 17, किसी में 19, किसी में 20. करेक्ट. तो वो जब इनकंसिस्टेंसी, तो उसमें तो आई गेस उसे डिटेल में चेक करना पड़ेगा. अगर एप्लीकेशन ओवरऑल ऑफिसर को पॉजिटिव लगती है ना, वो इतना Okay. डिटेल में नहीं करता चेक. ओके, सो इट्स दे ऑलवेज गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट. ओके. ओके. अगर एप्लीकेशन ओवरऑल स्ट्रांग है. Okay. अब अगर आपकी पे स्टब्स में अगर उसको लग रहा है कि अगर वो आपकी पे स्टब्स देखे और वो देखे कि इसके ईयर टू डेट में मुझे कुछ लोचा लग रहा है तो वो डिटेल में जाएगा, राइट. Okay. या उसको लगे कि मुझे ओवरऑल T4 अमाउंट में कुछ ऑकवर्ड लग रहा है तो वो आपकी सारी पे स्टब्स मांग सकता है. अगर कोई वेकेशन पे है तो वेकेशंस वाले आवर काउंट होते कि नहीं होते? एनी टाइम यूर आउटसाइड कैनेडा ओके. इट्स नॉट काउंटेड. सो इफ यू वर्किंग फ्रॉम आउटसाइड, बहुत सारे लोग रिमोट वर्क करते हैं ना इंडिया, Yeah. कहीं बैक होम चले जाते हैं, वहाँ से काम करते हैं. दैट इज नॉट काउंटेड टुवर्ड्स कैनेडियन एक्सपीरियंस. ओके. Any period of work that you do inside Canada, even remotely from home, is counted, and vacation up to 2 weeks of vacation period is counted. चाहे वो पेड हो या ना हो, Paid vacation. ओनली पेड वेकेशंस आर काउंट. When you're not paid, then you're not paid. That means you're not getting the pay. ओके. ओके. 2 weeks of paid vacation is counted. ओके. एक केस लेके चलते, लेट्स सपोज किसी के 1560 आवर्स पूरे हो गए एक साल की विंडो में इन 12 मंथ्स, बट उसे इतना पता है कि उसे नहीं पता कि उसने किस वीक में कम आवर्स पे काम किया. हालांकि उसके पे स्टब सारे मोर देन 60 हैं. बाई वीकली पे स्टब, एवरी पे स्टब इज मोर देन 60, कुड बी 60, 63, 65. सो उसे यही नहीं पता उसने किस वीक में 29 या 27 किया है, बट पे स्टब से पता नहीं लगेगा. तो शुड That's fine. No, that's fine. वो ऑफिसर को भी नहीं पता चलेगा. Oh, That's fine. They will also go with the 60 bi-weekly. अच्छा, तो तो अगर आप उसमें ये क्लॉज नहीं है कि नहीं. Okay. अगर आपकी बाई वीकली पे स्टब है या सेमी मंथली पे स्टब है और अगर Yeah. आपके आवर्स बाई वीकली में 60 से ज्यादा है, मतलब 60 मिनिमम है और सेमी मंथली में 65 है, देन यू गुड. अच्छा, ऐसा कोई नहीं कि लेट्स सपोज किसी ने 25 आवर्स काम किया, बट एट द सेम टाइम ये भी कंडीशन है कि जैसे बाय डिफॉल्ट है कि इफ यू आर वर्किंग मोर देन 30 आवर, लेट्स सपोज किसी ने 25 आवर्स काम किया फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में उसने किया 35 आवर, तो पे स्टब आएगा 60 का ही, That's fine. मोर देन 60 का ही. That's fine. ओह सॉरी, हाँ, एग्जैक्ट 60.
दैट्स फाइन, देन यू वर्कड। ओके, तो मतलब वो वैलिड है। क्योंकि और तो कोई तरीका ही नहीं ना उसको पता हाँ, करने वही, का। वही। क्योंकि जब हम एज एन एम्प्लॉयर भी, जब हम अपनी रेमिटेंसेस भेजते हैं तो हम उनको कोई वो रेमिटेंसेस नहीं बताते ना, घंटे के आवर्स के हिसाब हाँ, से नहीं बताते। एग्जैक्टली। तो फिर उसमें वो भी एक मुझे कैच लगा कि अगर हम इस वीक में मोर देन 30 करके उसको कैच नहीं कहते, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हाँ, हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट, मैंने कहा हाँ। मतलब ओके फाइन। उतना तो लीनियंसी चलती है। ओके, अगर आप ऑफिसर को अपने डॉक्यूमेंटेशन से प्रूव कर सकते हो कि दिस इज व्हाट यू डन, they'll get convinced, because if they are not Okay. going to get convinced then you can go to the court. ओके, 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं, Sure. 1-2 मिनट की। मैं शॉर्ट आंसर्स दे रही हूँ ना बहुत अभी। अच्छे आंसर दे रहे हो, बहुत प्रिसाइज और सही, बहुत सही हो You जाएगा। must be अगर bored. he's anyway not doing anything, so I asked him to come with me. We are best friend like since school, so he's from Kashmir. तो वही ना, मेरे साथ रहकर ये पंजाबी बन चुका है। I'm half Kashmiri too. आप कहाँ से हो My इंडिया में? mom, मैं तो वैसे चंडीगढ़ से हूँ, but my mom is a Kashmiri. मुझे लग ही रहा था कि आप चंडीगढ़ से हो गए। बॉडी लैंग्वेज से, बात करने के तरीके से पता लग जाता है I'm from Chandigarh. कि नहीं, ये अमृतसर जलंधर वाले लोग नहीं है। आप जैसे इमिग्रेशन के पॉइंट पे आते हो ना, आपका टोन, आपकी पर्सनैलिटी Change हो जाती चेंज हो है. जाता है। बोल्ड वुमेन, Yes. एंटरप्रेन्योरशिप, और अब जैसे ही उससे शिफ्ट होते ना, सॉफ्ट, डेलिकेट, तो मुझे दोनों चीज़ें देखनी अच्छी लग रही हैं। मुझे ये बात था लोगों ने भी बोली है, स्पेशली ड्यूरिंग द कैंपेन। मुझसे कोई इमिग्रेशन की बात करता था तो बिल्कुल आई As यूज्ड टू मतलब बी strong वेरी लाइक woman. एग्जैक्टली, हाँ। एंड जैसी कैंपेन एंड अबाउट हेल्पिंग पीपल, देन आई वुड बी वेरी कंपैशनिज्म, सॉफ्ट, सॉफ्ट। एंड देन अरे आप जब आए ना, बंदे प्यार से बोले, मैंने कहा इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो फिर आप, मैंने कहा नहीं, सही है। ओके, गेटिंग बैक टू PFLs, कोई एक PFL ਦਾ केस शेयर करोगे जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ये करना जरूरी है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं? मेरे पास बड़े सारे एग्जांपल्स हैं PFLs के। पता नहीं कोई मैं- एक जो आपको लगा कि ये बहुत इससे बहुत अच्छा लेसन मिला, जो हर स्टूडेंट को, जिनके PR अप्रूव हो चलो। गए हैं एंड उनकी गलतियों के कारण उनकी PR रिजेक्ट हो रही है। चलो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये इंस्टाग्राम पे भी सोशल मीडिया पे बड़ा शेयर हुआ। मेरा केस था जो मैंने लिंक्डइन पे और सोशल मीडिया पे शेयर किया था, Okay. एंड बाकी कंसल्टेंट्स ने उसको कॉपी करके पोस्ट कर दिया, ये दिखा के कि उनका पोस्ट है। Okay. और बाद में मुझे लोगों ने बोला आप दूसरे कंसल्टेंट्स का कॉपी कर रहे हो। मैंने कहा भाई मेरा केस है, मेरे को आया है PFL। एनीवेज, Okay. कमिंग टू द पॉइंट, सो ये क्लाइंट थे, इन्होंने पहले अपनी प्रोफाइल खुद बनाई थी। उसके बाद ये मेरे पास आए क्योंकि इनके एम्प्लॉयर ने इनको बोला कि आप शिफॉली से करो काम, बिकॉज वो ही न्यू मी एंड इज़ लाइक शी इज़ वेरी गुड। उन्होंने हमारे को 2 पहले भी अप्रूवल्स वगैरह दिलाए, आप उनके पास जाओ, शी इज़ गोना हेल्प यू, बिकॉज उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। उसने जब अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी तो उसने काफ़ी बुरी प्रोफाइल बनाई हुई थी। जब हमारी कंसल्टेशन हुई तो उसने मुझे बताया कि उसकी थोड़ी सी फैमिली की प्रॉब्लम है, उसकी वाइफ यहाँ खुश नहीं थी, एंड सो शी वेंट बैक। सो बट उसने अपनी वाइफ को ऐड किया हुआ, तो मैंने बोला तो आपकी वाइफ आएंगी क्या? ही सेड नहीं, वो तो नहीं आना चाहती अभी, एंड मेरे मॉम की भी डेथ हो गई थी तो मॉम भी नहीं है। ये वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो माई वाइफ वॉन्ट्स टू स्टे इन इंडिया विद माई फादर एंड आई फील बेटर। तो मैंने बोला फिर आपकी वाइफ को हमारे कंपनी कर देते हैं, बिकॉज इफ शी इज़ नॉट गोइंग टू कम हियर ओनली, सो माइट इज वेल डोंट ऐड हर इन द प्रोफाइल इफ शी इज़ नॉट गोइंग टू लिव हियर। सो वो कहता ठीक है, वाइफ को आना कंपनी कर दिया, एप्लीकेशन हो गई, मैंने उसको गाइड किया, तुझे ट्रेड्स में इनविटेशन आ जाएगी, सब खर्च के एप्लीकेशन सबमिट हो गई। जब एप्लीकेशन सबमिट हुई तो IRCC ने हमें एक PFL भेजी कि उसने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को में उसकी कोई अमेज़ॉन की एक्सपीरियंस थी। जब मैंने PFL आई तो मुझे सबसे पहले, जब मुझे PFL आती ना, तो सबसे पहले मेरा रिएक्शन होता है, वॉज इट आवर फॉल्ट? डिड वी मिस समथिंग? Did we not disclose something? Okay. Then we go back into the communication with the client. We go back into their forms that they filled out for us. What did we say? Was it us? Because if it was us, then I need to deal with that first, right? Because we're putting somebody else's career in jeopardy. So then, thankfully, हमारी गलती नहीं थी, हमने बिल्कुल Amazon का experience बताया था, but उसने 1 महीना काम किया था, तो हमने वो बताया था, तो हमने अब. Now we're confident that it's not our mistake. So now we call the client. I'm like, what's going on? So he's like, नहीं, मैं तो Amazon में 1 ही महीना काम किया है। तो मैंने बोला LinkedIn, कहता वो तो मैंने कितने सालों से लॉग इन ही नहीं किया। Okay. वो तो मैंने तब लिखा होगा, उसके बाद मैंने कभी लॉग इन ही नहीं किया। तो मैंने कहा ऑफिसर ने खोल लिया तुम्हारा LinkedIn और वो बोल रहा है कि तुम तो Amazon में काम करते हो, तो तुमने ट्रेड का जॉब कैसे किया जब तुम Amazon में Okay. काम करते हो? तो उसने बोला नहीं। मैं कहा ओके, नाउ लेट्स प्रूव दिस। सो हमने दुनिया जहान के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसको ROE मिली थी वो, उसकी Okay. पे स्टॉप्स, उसकी रेजिग्नेशन की ईमेल उसके पास कॉपी पड़ी थी, उसके एम्प्लॉयर से, उसकी जो मैनेजर था उससे लेटर लिखवाई, नोटिस ऑफ असेसमेंट, सारे, उसकी T4 उस टाइम की, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर करे और हमने एक सबमिशन लेटर लिखी
कि he was not, this is a misunderstanding, he did not update his LinkedIn profile, but he was never working there, and he only literally worked for this period, and this is the proof, and we did disclose it in the personal history, but his actual job was this, जिसके basis पे वो claim कर रहा है. अभी हमने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करे, IRCC ऑफिसर की नेक्स्ट लेटर आती है कि आपने ओके वी रिसीव द डॉक्यूमेंट्स यू सेंट, वी आर रिव्यूइंग इट, बट you created your profile in June of 2024 with your wife as accompanying, and then you removed your wife. Your wife is here on SOWP. Prove to us that why is it that your wife is not accompanied in the application. सो मीन्स IRCC के पास डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं. करेक्ट, डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं. तो हमने उनको रिप्लाई लिखा कि आपके मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपने क्लियरली एप्लीकेशन को, एंड आई एम वेरी रूड इन माई एप्लीकेशंस बाय द वे, व्हेन द ऑफिसर्स आर मीन, I am like very mean to them. Okay. I clearly wrote, I'm like, you're not doing your job well. Did you even see that when we submitted the application for the wife, we wrote that her current country of residence is India? Did you see we attached the passport stamp pages of her arrival in India? Yeah. She doesn't live here, and she doesn't want to live here. Okay. And we did an affidavit from the client that my wife doesn't want to move here right now because of her family circumstances. She might move here later. हमने इंडिया के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स दिए जिसमें उसके ट्रांजैक्शंस शो हो रहे थे कि वो इंडिया में अपना डेबिट कार्ड यूज़ करती है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करती है. उससे प्रूफ किया, उसके टेलीफोन बिल्स दिए कि उसकी टेलीफोन यूज़ हो रहा है इंडिया में. Oh my God, आपने इतना ज़्यादा डिटेल में प्रूव एंड किया. उसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई. ही गॉट द पोर्टल रिक्वेस्ट. ओके, सो फिर क्या लेसन दोगे सारे स्टूडेंट्स को? बी एज ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट इन योर एप्लीकेशन. अगर आप हर चीज़ को डिटेल में बता रहे हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आपको PFL आता भी है, यू कैन ऑलवेज फाइट बैक एंड मेक श्योर योर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड एवरीथिंग इज लाइक अपडेटेड. फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे LinkedIn स्टूडेंट्स for का? professional profiles, economic class applications, social medias for your marriages, spousal sponsorships. How is it possible that you have a spousal sponsorship in place? You have a social media account जिसमें आप रोज पोस्ट कर रहे हो और बीवी के साथ एक भी फोटो नहीं है या पति के साथ एक भी फोटो नहीं है. ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने भी एक PFL सुनी थी जिसमें किसी की PFL इसलिए रेज, आई गेस उसकी PR अप्रूव हो गई थी, तो जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक किया तो आई गेस उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी एक पहली मैरिज भी हुई थी, तो उसकी भी फ़ोटोज़ उसमें पड़ी थी, टैग हुई फ़ोटो थी उसकी नहीं थी. तो देन उसने PFL रेज किया था कि पहले एप्लीकेशन में PR ली उसने सिंगल बोलकर, एंड देन PR अप्रूव हो गई, एंड यू आर सेइंग नाउ यू हैव अ एप्लीकेंट पार्टनर की उसकी PR. बट थ्रू आउट योर हिस्ट्री आप सिंगल बता रहे हो, बट फेसबुक पर क्लियरली दिख रहा है कि somebody has tagged you in the photo and you're married over there. So that is why it is very important कि To be ये चीज़ें honest. मत करो. To And be even honest and very alert when you're submitting documentation. that's a fact कि हर एक स्टूडेंट को जिनकी PR की एप्लीकेशन चल रही है या वो लगाने वाले हैं अपने सोशल मीडिया, लिंक्डइन प्रोफाइल सब कुछ अपडेट रखें, जी. क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स आर एक्चुअली ट्रैकिंग डाउन द एप्लीकेशंस. Absolutely, they're checking everything. Okay. If you change your knock code from your profile, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में पहले अलग knock code यूज करते हो, बाद में चेंज कर देते हो सबमिट करने के टाइम पे, give an explanation. Why are you changing it? Okay. Explain it to the officer. ओके, सो जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ट्रैक करें सोशल मीडिया हैंडल्स, व्हाट इफ जिन लोगों का लिंक्डइन हैंडल ही नहीं है, अगर That's कोई okay. सेफ प्ले गए कि मैं तो यूज़ ही नहीं करता हूँ. That's okay, no problem. Okay. अगर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, then there's nothing to raise concerns about. कोई red flags ही नहीं है. Okay, and how IRCC is using AI and technology to track down the students? They are using technology quite a bit, more than what we think that they are. Obviously, उनके ऊपर बहुत सारे उनके data privacy rules and laws बहुत apply करते हैं, तो वो ऐसे openly भी सारी चीज़ें नहीं करते. But they are definitely using AI to triage applications, to sort applications, to put them in different folders or recommendations के लिए कि approve होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए based on historical data. Absolutely, they're doing all of that. And what's your views about कि मुझे personally लगता है कि why IRCC is only behind the Asian peoples? Ooh. Why only प्रोफाइलिंग करते हैं ना. Okay. अगेन बिकॉज उनको पता है कि मेजोरिटी फ्रॉड कहाँ से आ रहा है. इंडिया से यहाँ? तो जहाँ मैक्सिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम फ्रॉड, Okay. तो ऑब्वियसली वो सिस्टमिक बाइसेस तो फिर होंगे ही ना. Okay. रेशियल प्रोफाइलिंग होगी, क्योंकि उनको पता है कि मतलब दे हैव अ रीजन ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज कि यहाँ के लोग की ये डॉक्यूमेंटेशन जब होती है इनमें फ्रॉड होने के ज़्यादा चांसेस है. इंडिया में बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट फ्रॉड बनना आसान है एज कम्पेयर टू UK में बनना. उनको Exactly. पता है. Okay. तो वो ऑब्वियसली उस बंदे को अलग तरीके से
रिव्यू करेंगे, उसकी प्रोफाइल को अलग तरीके से रिव्यू करेंगे, एआई को अलग तरीके से उन्होंने सेटअप किया हुआ है, उनको उसको ट्रेन किया हुआ है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा Okay. अवेलेबल। तो एआई ऑटोमेटिकली ट्रियाज करके एप्लीकेशन को हाई रिस्क फोल्डर में डाल देगा। तो Okay. रिफ्यूज तो ऑफिसर ही करेगा, बट उसको पता है कि ये तो एआई ने बोल दिया कि ये इसमें मुझे ये रेड फ्लैग्स हैं, तो एप्लीकेशन रिफ्यूज। तो क्या IRCC AI यूज कर रहा है बिल्कुल PR use कर रहा है। प्रोसेसिंग कर लेके भी? पीआर के लिए नहीं अभी कर रहा, सिर्फ Okay. टेम्पररी रेजिडेंस एप्लीकेशंस के लिए कर रहे हैं। विजिटर के लिए तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, वर्क परमिट एंड स्टडी के लिए भी कर रहे हैं, पर वर्क परमिट के लिए अभी शुरू कर रहे हैं, स्पेशली एक्सटेंशंस यहाँ पे। ओके बट उससे वो डिसीजंस नहीं देते, रिकमेंडेशंस Okay. देते हैं और ट्रियाजिंग होती है, सॉर्टिंग होती है एप्लीकेशंस की कि कौन सी हाई रिस्क एप्लीकेशन है, कौन सी लो रिस्क एप्लीकेशन है, कौन से फोल्डर में जाएगी, एंड देन ऑफिसर्स को रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं कि ये एप्लीकेशन हाई रिस्क है, लो रिस्क है, ताकि उनके लिए ईजी हो एप्लीकेशन को प्रोसेस करना। क्योंकि विद द वॉल्यूम दैट ऑफिसर्स डील विद, उनके पास ऑन एन एवरेज 3-4 मिनट ही होते हैं एप्लीकेशन रिव्यू करने के लिए। ओके सिर्फ 3-4 मिनट। एक बारी मैं बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग सेमिनार अटेंड कर रही थी, उसमें मुझे बहुत हमारे सीनियर इंडस्ट्री लॉयर हैं मैरियो बिलिसिमो, आपने उनका नाम सुना होगा, आजकल वो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं ऑन एआई। उन्होंने एक सेमिनार किया था और उसमें वो बता रहे थे कि एक बारी उनको एक रिफ्यूज़ल आया था क्लाइंट का, जिसका उनको अपील करना था फेडरल कोर्ट में, और उसमें जो रीजंस रिफ्यूज़ल के दिए थे उसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। मतलब पता नहीं वो क्या बोल रहे थे, योर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर नॉट। बाद में जब फेडरल कोर्ट में गई, डिस्क्लोजर्स मिले, तो पता चला कि IRCC ऑफिसर मतलब सेवरल एप्लीकेशंस पे साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे और इनको किसी और का रिफ्यूज़ल के रीजंस भेज दिए सबमिट करके। हाँ ऐसा स्टूडेंट एप्लीकेशन में भी करते हैं कि वो सेटिस्फाई नहीं है, वो सेम रीज़न सबको कॉपी पेस्ट करके कर रहे हैं। मैंने स्टूडेंट्स में ये रिफ्यूज़ल की व्हेन आई वाज इन इंडिया। समटाइम्स अगर आप नोट्स भी ऑर्डर करो, आपको एक्यूरेट रीजंस नहीं पता चलते, कई बारी ऑफिसर्स पूरा लिखते ही नहीं है, आई गेस। मेजॉरिटी में होते हैं, पर कई मैंने ऐसी एप्लीकेशन लिखी है उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता ज़्यादा। ओके एंड वैसे ये GCMS नोट्स राइट कितना टाइम लेता है? आई गेस 30 to 60 days, बीच में बहुत स्लो हो गए थे, बट अब 30 to 60 days। सो GCMS नोट्स राइट, तो ये स्टूडेंट रिफ्यूज़ल पे लगते हैं और किस केस में लगते सारी हैं? एप्लीकेशन PR कोई पे भी? भी, हाँ जी, ओके any application you can either just request the refusal notes or you can even request them to send you the entire file to see what was submitted. ओके लेट्स सपोज किसी की PR रिफ्यूज़ हुई है, जैसे हमने पहले बात की कि उसको PFL नहीं दिया गया, सो कैन ही रिक्वेस्ट द GCSM नोट्स टू 100%. अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रीजन? 100% you should do it. ओके Usually PR refusals में ना ऑफिसर्स वैसे भी डिटेल में बताते हैं ओके रिफ्यूजल But like रीजंस। those आप case- 3-4 पेज की लेटर होती है, वो बहुत स्पेसिफिक होती है। ओके मैंने जो इंडिया में लास्ट देखी थी दैट वाज नियरली PR रिफ्यूजल की बात कर रही ओके हूँ, ओके नॉट PR टेम्पररी रेजिडेंस। ओके ओके PR रिफ्यूजल बहुत डिटेल होती है, उसमें क्लियरली आपको बताते हैं कि क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं, टू द पॉइंट। ओके और जो नहीं है तो उसमें हम GCMS नोट्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी। फाइन, तो ये स्टूडेंट क्वेरी राउंड एक स्टार्ट करते हैं। मैं बस आपसे क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आपको आंसर बताने कि हाँ इसका ऐसे होगा, इसका नहीं। कैन आई क्लेम बोथ 31 आवर पर वीक फॉर एन रिमोट वर्क एंड full time work in Canada at the same time for express entry? There's nothing in the law that says that you cannot. अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में भी डालोगे ये अपनी साइमल्टेनियस एक्सपीरियंसेस फॉरेन एंड कैनेडियन, यू विल गेट द पॉइंट्स। Okay. IRCC रेप मेल बॉक्स ने लिख के भी दिया है दैट वी कैन क्लेम एट द सेम टाइम एंड बट इट विल बी रिव्यूड ऑन केस टू केस बेसिस, बट वी हैव सीन recent refusals for people who have claimed that experience simultaneously. already So again, explained. this is gray area. Okay. Next question. बट अगेन यू हैव टू यूज योर ब्रेन इन दिस, राइट? कि Yeah. आपको ये प्रूव करना है कि जो आप जॉब कर रहे हो वो रिमोटली हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। जी। अब अगर आप ऐसी जॉब दिखा दो जो रिमोटली हो ही नहीं सकती, ऑब्वियसली इट्स अ रेड फ्लैग फॉर द ऑफिसर कि आप झूठ बोल रहे हो। वही ना कि माइंड को भी यूज करना Common पड़ता है। sense. या नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस प्रोफाइल एक्सपायर्ड, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोफाइल। ई क्वेश्चन, एक्सप्रेस में क्वेश्चन है, हैव यू अप्लाइड टू एक्सप्रेस एंट्री बिफोर? शुड आई आंसर येस और नो? No. It's not your express entry application, it's just a profile. अगर आपकी एप्लीकेशन कैंसिल होती है, रिफ्यूज Yeah. होती है, then you have to say it, otherwise no. I got my ITA under the healthcare draw 500 on May 2nd. My CRS is 536, but I complete my CEC eligible hours on June 15th. How did I receive ITA if I'm not even eligible? IRCC will give you the points 1 month in advance. That's a glitch that IRCC is aware of. Okay. क्योंकि आप उसमें सिर्फ अपना मंथ और ईयर डालते हो, Yeah, एक्सपीरियंस का date डेट नहीं choose का डालते हो। option नहीं So again, the onus is on you to make sure that you're eligible. In that particular scenario, I would say do not rush to submit your application. Wait until you've actually, because you get 60 days to submit your application. So wait until you've actually completed that experience and then submit your application. Okay, next question. In LMIA work permit, does officer see job duties on LMIA to match 100% my prior experience?
within company where a supervisor to printing press supervisor already doing 80% of exactly same duty with diploma in mechanical engineering. So you're talking about the work permit? Yes. Okay. So the question is, does officer check the job duties? Yes. Absolutely. They will Okay. check the job duties. That's on that. उसी basis पे आपका work permit approve होगा. not on the knock code कि कुछ भी title लिख दिया? No. It Okay. has to be job duties. 100% Okay. it has to be job duties. Your designation doesn't mean anything. Okay. You could be the CEO of the company, but if you're not performing the duties of the CEO, you're not eligible. I'll give you an example. एक LMI application थी, Boston Pizza था. Okay. एक location थी Boston Pizza की, उन्होंने LMI किया 200 points का for a general manager position. Okay. The ESTC officer refused the application, stating one location of Boston Pizza doesn't need a general manager. Can this be the reason? Yeah. Because you have to read the job duties. General Okay. manager is managing multiple locations. Yes. You need a manager in a one location Boston Pizza. Okay. But if you have multiple Boston Pizzas or multiple locations, Yeah. then it makes sense that you need a general manager who can manage all the managers, Which is like area manager. Okay. right? तो उन्होंने 200 points का LMI refuse कर दिया था. But this is about LMI. What Yeah. I'm trying to explain is that it should make sense that company में वो job चाहिए होनी चाहिए. वो LMI वालों का काम है, ESTC का काम है to make sure कि वो requirement है भी position की कि नहीं. Okay. And जब when it comes to work permit तो आपको NOC की सारी duties and employment and education requirements meet करनी होती हैं. Okay. Next question is, I have 11 months, 15 days of foreign experience as an analyst in India. Experience letter lacks duties and HR is not responding. Can a colleague provide the duties? If it's 11 months and 15 days, So you're not he's- eligible. You need to have exactly 12 months. And what if it is 12 months? Then that's fine. If you have proof, written proof कि आपका HR refuse कर रहा है, उनसे सारी documentation writing में करो, attach those proofs, get a colleague or a manager, ex-manager or anybody or supervisor to do an affidavit and submit your application. Okay, last question. 2 foreign experience references letter did not mention full-time hours. One employer has confirmed by email. Second employer mentioned duties and hours in appointment letter as 9 to 5. Will it be acceptable or no? So you again have to match stuff then. अगर offer letter में wages same है ना, और उसमें आपके लिखे हुए हैं कि ऑफर लेटर में कि आप इतने घंटे काम करते थे, करना है आपको, Yeah. और आपको वही wages पूरा टाइम मिल रहे हैं, then obviously you were working full time hours. Okay. वो फिर then you have to match things, right? And you have to give an explanation. पूछ रहा हूँ उनसे. Okay. Okay, let's go with the PGWP rejection. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है. लेट्स सपोज किसी ने क्या क्वेश्चन था, हाँ, एक जो मोस्टली सारे इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं कि जब वो इंडिया से अपना स्टडी परमिट लगाते हैं तो उनका एजेंट उन्हें बोलते हैं कि आप ये वाली स्टडी ना दिखाओ, या आप अपनी मास्टर स्किप कर दो, या बैचलर स्किप कर दो, या कुछ भी फेक एक्सपीरियंस लगा दो, जस्ट टू गेन सम एडवांटेज. कि उस टाइम उन्हें ये बताया जाता है कि आपको ऐसा करने से स्टडी परमिट फॉर श्योर मिल जाएगा, आगे के आगे देखी जाएगी. देन जब वो कनाडा आते हैं, वर्क परमिट पे स्टडी ख़त्म की, तो उन्हें पता लगा कि इसके तो पॉइंट्स हैं, बैचलर्स के तो पॉइंट्स हैं, मास्टर्स के पॉइंट्स हैं. तो अब वो सोच रहे कि मैं दिखाऊं, पहले छुपा लिया, अब दिखाना है, तो क्या वो करना सही है गलत है? So पहले तो इस बात पे हम आपके पहले क्वेश्चन पे जाते हैं. Why is it important to hire a good consultant? यस, This is the reason why it's Yeah. important, so that आपका future आगे jeopardize now. एग्जैक्टली. देखो मैं अगर आपने कभी डिस्क्लोज नहीं करी then I wouldn't recommend you to disclose it now. ओके. It's especially in times like today. It's not worth taking the risk. The officer can always come back that you misrepresented ओके, सो दैट्स अ in the past. मिसरिप्रेजेंटेशन कि आपने पहले the first छुपाया. time. ओके, इसका एक सेकंड केस लेते हैं कि स्टडी परमिट में दिखाया था जो भी था, बैचलर्स, मास्टर्स, But उसमें ना टाइमिंग बहुत बड़ी बात है. I'll give you an example. मेरे कई बारी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जब उन्होंने स्टडी परमिट लगाया होता है ना, तो उनकी पढ़ाई खत्म तो हो गई होती है, एग्जाम्स तो हो गए होते हैं, लेकिन मार्कशीट्स नहीं आई होती, रिजल्ट्स नहीं आए होते, या डिग्री नहीं आई होती, तो उन्होंने रियली ग्रेजुएट नहीं किया होता. ओके. वो यहाँ आने के बाद या स्टडी परमिट अप्रूवल के बाद उनको वो सब मिलता है. इन दैट केस आई वुड स्टिल टेक द रिस्क, Okay. क्योंकि जब अप्लाई किया तब तो ग्रेजुएट नहीं किया था ना, जी. तो कैसे बता देते कि कर रहे हैं. तो उस Okay. केस में मैं फिर भी रिस्क ले लूंगी. you एंड still have a विल like- एक्सप्लेन कि कि इन्होंने यहाँ आने के बाद ग्रेजुएट किया, या इनको उसके बाद रिजल्ट्स मिले, या स्टडी परमिट अप्रूवल के बाद रिजल्ट मिला. Okay. वी कैन ऑलवेज डिस्क्लोज दैट. बट अगर बहुत टाइम से करा हुआ है, मास्टर्स हुई पड़ी और उसकी जगह पे एक्सपीरियंस बताया नहीं, देन आई डोंट थिंक इट्स ओके, सो वर्थ इट्स अ मिसरिप्रेजेंटेशन. क्योंकि कई बारी लोग मास्टर्स इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे फिर ऑफिसर रिफ्यूज कर देगा कि व्हाई डू यू नीड टू डू अनदर स्टडी जब मास्टर्स करी हुई है. एग्जैक्टली. गलत है.
I've had so many people who've done their masters and I've still got them their study permits approved. So many of them. This is what I always tell everybody. Be authentic in your applications. Be true. Be honest. ओके That's what our job is. अच्छा, इसमें हम एक और केस थे. लेट्स सपोज उन्हें स्टडी परमिट में लगाया था और जब वर्क परमिट लगाया तो उसमें कॉलम ज़्यादा नहीं थे. सो दे ओनली यूज दोज कॉलम टू यूज द कैनेडियन एक्सपीरियंस, और वहाँ पर नहीं मेंशन किया बट इंडिया के एक्सपीरियंस में किया था. तो तब वो That's fine. दैट्स फाइन. That's fine. ओके, I've had this case with one client, PFL. इस पे PFL थी. यस. सो मेरे क्लाइंट ने, उसके पास इंडिया का एक्सपीरियंस था. Yeah. जब वो स्टडी परमिट पे आया था यहाँ पे, तो 3 जॉब्स थी. तो उसने अपनी जॉब्स बताई और आया, कनाडा आया, पढ़ाई करी, सब किया. उसने मुझे बोला कि अब मेरी PR करनी है. वो यहाँ पे ट्रेड में काम करता था, उसको इनविटेशन भी आया. मैंने उससे बहुत बारी पूछा, ये जो तूने सारी जॉब्स बताई हैं, ये, क्योंकि उसको पॉइंट्स चाहिए थे उसको अपने एक्सपीरियंस के. मैंने बोला ये इंडिया के एक्सपीरियंस में बताई थी? हाँ बताई थी. ये मैं आपको 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, तब तो IRCC इतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं होती थी. तो मैंने बोला जॉब्स बताई थी? तो बोला कि हाँ मैंने ये जॉब्स बताई थी. मैंने कहा पक्का बताई थी? Okay. यस मैम पक्का बताई थी. ओके नो प्रॉब्लम. सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसके पास, हमने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन. PFL आ गई कि वो वाली जॉब आपने स्टडी परमिट में नहीं बताई थी. मुझे तो बहुत गुस्सा आया. मैंने ओके कहा ये क्या बदतमीजी है. हाँ. मैंने पूछा आपसे और आपने मुझे बताया नहीं. जी. तो बोला नहीं मैम मैंने बताई थी. मैंने कहा प्रूफ कर, दिखा मुझे डॉक्यूमेंट्स. ओके. उसने मुझे स्टडी परमिट एप्लीकेशन दिखाई, मंगवाई उसने अपने कंसल्टेंट से, लड़ झगड़ के पता नहीं क्या, हाँ. नहीं था उसमें. मैंने कहा Okay. ये क्या है, 2 जॉब्स थी. मैंने कहा अब, कहता नहीं मैम मैंने बताई थी, पक्का बताई थी. तो मैंने बोला SOP ढूंढ. SOP ढूंढी, उसमें थी. हाँ, SOP में लिखा होगा. अब मैंने क्या किया, अब बहुत ब्यूटी थी उस एप्लीकेशन में, मुझे क्लियरली याद है आज भी. वो पहले एक कंपनी में काम करता था, फिर उस कंपनी के बाद वो जिस कंपनी में काम करता था वो एक कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता था उस कंपनी के थ्रू. फिर बाद में जिस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता ना, उस कंपनी ने उसको रिटेन कर लिया, तो वो उसमें Okay. चला गया. ओके. तो अब जो ये कंपनी थी वो जब अब उनकी आज की डेट में अगर आप वेबसाइट चेक करो, उसमें वो काम ही नहीं था जिसका उसने मेंशन किया था. ओके. तो मैंने उस कंपनी से एफिडेविट बनवाया कि तुम ये बोलो कि बताओ कि हम 2020 में ये काम करते थे, अब नहीं करते. जी. तब हमारे ये क्लाइंट्स थे जो उन्होंने वो काम डिलीवर किया, उस कंपनी के इनवॉइसेस दिए कि हमने उनको Okay. सर्विसेज के लिए बिल किया था, वो इनवॉइसेस अटैच करे. फिर दूसरी कंपनी से लेटर लिखवाई कि ये बंदा हमारे पास इस कंपनी के थ्रू आता था और इसका काम देख के हमने इसको हायर किया. ओके. उसकी पे स्टब्स वहाँ से, और ये सारा कुछ अटैच किया, SOP अटैच करी, रिप्लाई लिखा, एंड ही गॉट द अप्रूवल. सो एज ऑफ टुडे सिनेरियो, जहाँ पर आपको पता है स्टडी कैप चल रहा है, CRS स्कोर इज वे हाई, देन इमिग्रेशन इज नॉट इवन लीनियंट, इवन आई डोंट नो बाय द लिबरल्स एज वेल, कंजर्वेटिव तो छोड़ ही दो ना. एंड देन व्हाट यू वुड सजेस्ट टू अ स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स अभी कनाडा आने चाहते हैं, कंसिडरिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड हाउ रियलिस्टिक इज गेटिंग PR एंड गेटिंग सेटल ओवर हियर इन कनाडा. So what would you suggest to all the upcoming students who are planning to come to Canada? A lot of things. सबसे पहली बात कि अगर आप genuinely afford नहीं कर सकते हो पढ़ना, genuinely, तो मत आओ. Don't Okay. come here. Number 2, अगर आप genuinely पढ़ना नहीं चाहते हो, if it is just your way of getting entry into Canada and you're not going to work on yourself, to upskill yourself, to learn something, to work hard, to hustle, don't come here. Okay. अगर आप यहाँ पे सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि मेरे को PR मिल जाएगी, ना, वो दिन गए. स्टडी परमिट इज़ नॉट इक्वल टू PR एनी मोर. ये टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट ने बोल के भी बता दिया है और सटल वे में भी अपने इनडायरेक्ट एक्शन से भी बता दिया है दैट स्टडी परमिट इज़ नॉट इक्वल टू PR. Okay. तो अगर आप your mindset is not to work hard, your mindset is not to upskill yourself, you're not going to upskill yourself, there's no path for you. You will, and 12th के बाद तो प्लीज़ मत आओ. उसके 2 रीज़न है. Okay. पहला रीज़न तो ये है कि पॉइंट्स नहीं बनेंगे. जी. अगर 12th के बाद आना है तो या तो बैचलर्स करने आओ या एडवांस डिप्लोमा करने आओ. Okay. सेकेंड, आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंट्री में यही हुई है कि जब आप 18 साल के होते हो ना, तो आप बड़े इनोसेंट होते हो, छोटे होते हो, जी. अपने मम्मी पापा के प्रोटेक्शन में हमेशा रहे होते हो. सडनली आप यहाँ आ जाओ, यहाँ का चकाचौंध और यहाँ की इंडिपेंडेंस और Yeah. यहाँ की सारी चीज़ें जो आप देखते हो, आपका बहकना बहुत ईजी है. Exactly. और जब आप बहक जाते हो ना, तो आप अपना पाथ खुद नहीं सिलेक्ट कर पाते. आप बस वो लहरों में बहते रहते हो, हवा के उसमें बहते जी, रहते हो, जी. एंड बहुत दूर निकल जाते हो. तब जाके रियलाइज होता है यार मैं तो बहुत आगे निकला, अभी क्या करूं. So then as per you I guess कि जो भी आना चाहता है, चलो आपकी बात सुनकर के लोग तब भी आ जाएं, so then they should have a set goals. दे शुड हैव रिवर्स इंजीनियरिंग. मेरा गोल क्या है Yeah. और मुझे उधर तक पहुंचने के लिए क्या करना है. बट आज की डेट में बिकॉज ऑफ द अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड द अनसर्टेनिटी, प्रॉब्लम ये है कि आप आज जो भी प्लान करो, कोई गारंटी नहीं है कि जब तक आप PR अप्लाई करोगे वो चीज़ें रहेंगी. सो
if you're ready to do the hard work, if you're ready to hustle, if you're ready to work on yourself, if you're agree that you're not going to blame others, then come and try your luck. But again, in today's society, in today's market, it's not the survival of the smartest, it's the survival of the most adaptable. Be ready to adapt when situation adapts. अब आज की डेट में हमारे इमिग्रेशन के बिजनेस में काम बहुत स्लो है. Yeah. So am I not going to shift gears and do something different? Yeah. Am I going to shut down my business? No. No. I'm going to adapt and I'm going to do something. So it's about adapting in the changing, evolving market. Okay. Thank you very, very much. Thank you You're for your very time. welcome. Thank you for your information, experiences. Thank you so much. Very informative. जो सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा रहा है Thank you. Thank you. कि Thank इट you. हैज़ सॉर्टेड कि जो बच्चों को आवर्स कैलकुलेशन के कन्फ्यूजन्स थे, वर्क एक्सपीरियंस के कन्फ्यूजन्स थे, मिस्टेक्स, पीएफएल्स मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा कि काफ़ी चीज़ें पता लगी कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर अ स्टूडेंट टू कीप देयर लिंक्डइन, सोशल मीडिया इफ़ दे यूजिंग, कि उन्हें अपडेट रखना कितना ज़रूरी, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिस से ट्रैक करें, और स्पेशली स्पाउसल वाले, शादी ब्याह हुआ है तो ढंग से फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करो, या Absolutely. कोई पुरानी अफेयर चले तो वो मत पोस्ट करो. No, just also not just that. Common law भी, right? अगर आप common law हो और आपकी Yeah. PR चल रही है, disclose your common law. Yeah. और फिर बाद में उनको स्पॉन्सर कर लेना. सडनली कैसे हो सकता है आज PR हो गई और कल बोल रहे हो हम 1 साल से साथ रहते थे. Yeah. Be smart. थैंक यू वेरी मच. मेरा मन Thank नहीं कर रहा you. ख़त्म करने का. ऑनेस्टली मैंने स्किप कर दिए बड़े क्वेश्चन. मैंने कहा नहीं यार, हम एक और करेंगे आपके साथ फॉर श्योर. Anytime. सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप पास, पहले बताना था पास में रहते हो. मैं हमें स्ट्रेस ले रहा था. मैंने कहा भाई जल्दी चल, वो वेट ना करे. नहीं. I'm very close. बट थैंक यू वेरी मच. Thank you.